ನಿನ್ನೆ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಗೂಂಡಾಗಳು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕೂಡ ಈ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ಬಾಲ ಬಿಚ್ಚಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ Yesterday night there was a stabbing incident has been done, and there was a death of one boy called Harsha. He is known as Hindu Harsha only because he belongs to Sangathan. From yesterday night the whole thing has been, investigation has been started. There are some clues. Last week when this Karavali issue started, on that day itself I predicted ultimately this kind of development will going to take place. This is their achievement, both Congress and BJP. फिर अंदर को हमारे दरवाजे पे पत्थरे मारे हैं, यहाँ पे ये सारे बड़े बड़े पत्थर मारे हैं और कांच भी तोड़े हैं. बहुत दरवाजा ज़्यादा स्ट्रांग था इसलिए बचे हैं. The full force deployment also, you saw the local police, the district police, RAF and KSRP, everybody is deployed here. So we are taking utmost care to maintain the law and order. क्या आखिरकार ये इस्लामिक जिहादियों के हत्थे कितने और हिंदू युवक युवतियां चढ़ेंगी? इस हर्षा को पहले भी कई बार, अनेक बार जो है वो लाइफ थ्रेट मिले हैं. के देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं. कर्नाटक के शिवमोगा में हिंदू कार्यकर्ता की हत्या के पीछे क्या हिजाब का विवाद है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आरोप तो इसी तरह के लगाए जा रहे हैं कि हर्षा को हिजाब के खिलाफ फेसबुक पर एक पोस्ट लिखने के लिए मौत के घाट उतार दिया गया. हालांकि तथ्यों को समझना आपके लिए जरूरी है कि ना तो अभी तक पुलिस ने इस बारे में कुछ कहा है और ना ही कोई ऐसा प्रमाण मिला है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि हत्या के पीछे वजह हिजाब ही है. और तो और खुद कर्नाटक सरकार के मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री ने ऐसा नहीं कहा है. तो फिर शिवमोगा में हिंसा क्यों भड़की? बात करेंगे मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ, लेकिन उससे पहले जल्दी से पोल क्वेश्चन. कर्नाटक में हिंदू हत्या को नेताओं ने हिंदू मुसलमान का रंग दिया क्या? सवाल हम पूछ रहे हैं, हिंदू की हत्या को नेताओं ने हिंदू मुसलमान का रंग दिया क्या? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो znews.com/vote के माध्यम से हम तक पहुंचाइए और आपकी राय और कमेंट्स अपनी इस बहस के दौरान हम अपने दर्शकों के साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे. लेकिन सबसे पहले ले लीजिए अपडेट. ये तो है सवाल और कहां पर आपको अपनी राय भेजनी है उससे जुड़े हुए डिटेल znews.com/vote. और अपडेट आपके लिए ये कि कर्नाटक के शिवमोगा में रविवार की रात हिंदू कार्यकर्ता हर्षा की हत्या को लेकर हिंसा हुई, जिसके बाद शिवमोगा में धारा 144 लागू है. स्कूल कॉलेज 2 दिन के लिए बंद किए गए हैं. हर्षा को हिंदू हर्षा नाम से जाना जाता था. उसका शव घर ले जाते वक्त ये हिंसा हुई. लोगों ने पत्थरबाजी की है, आगजनी की है. आरोपी 4 से 5 बताए जा रहे हैं. 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. मुख्यमंत्री बोम्मई के मुताबिक कुछ अहम सबूत भी मिले हैं. लेकिन यहाँ सवाल ये, क्या हत्या के पीछे हिजाब है, जैसा कि सोशल मीडिया पर बार बार कहा जा रहा है? जेडीएस के नेता कुमारस्वामी ने आरोप ये लगाया कि हिजाब विवाद को हवा देकर दरअसल कांग्रेस और बीजेपी ने कर्नाटक को इस तरह की हिंसा के मोड़ पर पहुंचा दिया. बोम्मई सरकार की ओर से किसी ने नहीं कहा कि हत्या के पीछे हिजाब है. पुलिस ने टास्क फोर्स बना दी है लेकिन बयान कुछ नहीं दिया. तो फिर हत्या के बाद जो हिंसा हुई, क्या वो क्रिया की प्रतिक्रिया या फिर नेताओं ने ही इसे हवा दी? उन बयानों पर बात करेंगे जो इस हत्या के बाद दिए गए. ताल ठोक के हमारी बहस इन सवालों के साथ कि कत्ल के पीछे क्या कट्टरता है, हत्या पर हिंदू मुसलमान क्यों हो रहा है, हिजाबी आग में हत्या से क्या घी डालने का काम किया गया है और कर्नाटक में किसकी कट्टरता. कई खास मेहमान हमारे साथ हैं. हमारे साथ AIMIM का पक्ष रखने के लिए सईदा फलक हैं. हमारे साथ RSS समर्थक अवनीजेश अवस्थी हैं.
और हमारे साथ अब से बस थोड़ी देर में गौरव भाटिया जुड़ेंगे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, लेकिन सबसे पहले तो सईदा फलक सवाल आप ही से है। ये कर्नाटक में जो हुआ, इसे नेताओं ने हिंदू मुसलमान का रंग दिया? हाँ, देखिए जी, जो हत्या जो उस लड़के की हुई है वो गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए था। उसके ऊपर पुलिस इन्वेस्टिगेशन और पुलिस इंक्वायरी की जानी चाहिए। उसके बाद जो है सच झूठ, मतलब क्यों, किस वजह से हुई उसकी हत्या, किसने की, क्यों की, किस वजह से की, वो सब सामने आएगा। लेकिन उसी दौरान एक बीजेपी मिनिस्टर का बयान आता है कि मुसलमान गुंडों ने उसको मार दिया। उसकी वजह से ना वहां पे पूरा दंगे फसाद शुरू हो गया। ऐसे बयान उनको देना नहीं चाहिए था। गैर जिम्मेदार बयान देने की वजह से शिवमोगा में दंगे फसाद शुरू हो गए। मुसलमानों पर अटैक किया जा रहा है, घरें जलाई जा रही है, गाड़ियां चलाई जा रही है, फतरमबाजी हो रही है। बीजेपी मिनिस्टर ने जो बयान दिया है ना, उस वजह से हुआ है। भाजपा बहुत गैर जिम्मेदार काम किया। मुसलमानों पर अटैक हो रहे हैं वहां पर, आपके पास रिपोर्ट है? हाँ, मुझे वीडियोस आ रहे हैं कि मुसलमानों नहीं, आपके पास पुलिस की रिपोर्ट है? आपके पास पुलिस में दर्ज रिपोर्ट है? बजरंग दल वाले आप वीडियोस देख लीजिएगा सोशल मीडिया। मैम, आपने अभी आप इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही थी। जब हर्षा की हत्या की बात की गई तो आपने इन्वेस्टिगेशन की बात की कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे, लेकिन यहाँ पर ये आरोप लगाने में आपने एक सेकंड नहीं लगाया। तब आपने इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं की कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। हर्षा लड़के की हत्या हुई है, ये सामने आया है। किसने मारा वो सामने नहीं आया, लेकिन वीडियोस में तो बताया। मैम, आप एक तरफ इन्वेस्टिगेशन की बात करती हैं, दूसरी तरफ आप आरोप लगाती हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन की बात नहीं करती, उसमें सीधा कंक्लूजन पर पहुंच जाती है, निष्कर्ष पर पहुंच जाती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, आपको भी पता चल जाएगा कि मैम, आप पहले आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए। ये आरोप लगाने से पहले इस तरह के आप ही के वर्ड्स यूज करूंगी अब, गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देने से पहले कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आप पहले इन्वेस्टिगेशन होने का इंतजार कीजिए। ये आप लोगों ने एक ट्रेंड बना दिया है कि हर बात में हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। इन्वेस्टिगेशन तो पूरी होने दीजिए ना। आप भी भाजपा के लीडर को जरूरत नहीं थी ऐसा गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट देने की। कुछ भी हो सकता है भाई, दंगे फसाद हो रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, क्या क्या होगा पता नहीं। इतने बुरे वक्त वो इतना गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट देना सही है क्या? मुसलमान, और आप जो कर रही हैं वो क्या है? आप जो कर रही हैं सईदा फलक, वो क्या है? आप जो कर रही हैं इस वक्त मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इस डिस्कशन में बैठकर। करोड़ों लोग आपको यहाँ पर देख रहे हैं, और सिर्फ भारत नहीं, भारत के बाहर भी आप क्या कर रही हैं? वो बड़ा जिम्मेदाराना तरीके से आप बात कर रही हैं। सईदा फलक, आप ही से बात कर रही हूं मैं। देखिए, जो मैंने स्टेटमेंट देखा है बीजेपी मिनिस्टर का, उन्होंने सीधे से बोल दिया मुसलमान गुंडों ने हत्या की, पुलिस इंक्वायरी नहीं आई है। वो कैसा स्टेटमेंट दे सकते हैं? बोलिए आप कैसे कह रही हैं मुसलमानों को वहां पर टारगेट किया जा रहा है? मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, मुसलमानों को कैसे टारगेट करने का आरोप लगा रही है? पुलिस से सवाल, पुलिस के सामने मारा जा रहा है दीदी जी। उस शहर में मैं वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। पुलिस के सामने मुसलमानों के घरों को पत्थर मारे जा रहे हैं, पुलिस खामोश खड़ी है उधर। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। अब्दुल रज़ाक, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वीडियो दिखा रहा हूँ। बातें आप कर रहे हैं सर, बहुत भड़काऊ बातें आप कर रहे हैं। सईदा फलक, जब आप इन्वेस्टिगेशन की बात हर्षा के मर्डर में करती हैं तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन की बात क्यों नहीं करती? डबल स्टैंडर्ड्स क्यों हो जाते हैं? दोहरे मापदंड क्यों हो जाते हैं? आरोप आप भी लगा रही हैं और आरोप अब्दुल रज़ाक भी लगा रहे हैं। पर जवाब गौरव भाटिया आपको देना है। हिंदुस्तान में दंगे फसाद हो जाए, भाजपा के सियासी फायदे के लिए दंगे फसाद हो जाए, चलिए गौरव भाटिया से जवाब ले लेते हैं। गौरव भाटिया जवाब देंगे ना? गौरव भाटिया से जवाब लीजिए, गौरव भाटिया से जवाब लीजिए। पावर में उनकी पार्टी है, उनको जवाब देना है, और यहां पर बैठकर भड़काने का काम आप दोनों नहीं करेंगे। ये क्लैरिटी आप दोनों को होनी चाहिए। नहीं, ये क्लैरिटी आप दोनों को होनी चाहिए प्लीज। गौरव भाटिया, हम कुछ नहीं भड़का रहे, हम नहीं भड़का रहे। आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है? आप नहीं भड़का रही? पुलिस में दर्ज कराई है किसी इंसिडेंट की रिपोर्ट आपने? नहीं, आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है सईदा फलक? भड़का नहीं रही आप? गई हैं आप पुलिस में, मामला दर्ज कराया आपने, या बस यहाँ पर बैठकर आप इस तरह से इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दे रही है? जवाब लीजिए, जवाब लीजिए गौरव भाटिया। गौरव भाटिया प्लीज, गौरव भाटिया। देखिए अदिति जी, सबसे पहले तो मैं संवेदनाएं व्यक्त करना चाहता हूं। हमारा ही भाई मारा गया है, इस तरह से ओछी चर्चा नहीं करनी चाहिए, गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए।
और हम सब जानते हैं कर्नाटका में जब से ये हिजाब का मुद्दा आया है किस तरह से, चाहे AIMIM हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग इसको धार्मिक बता रहे हैं और चाहते हैं कि कर्नाटका में आग लगे। अभी मैं सुन रहा था AIMIM की प्रवक्ता बोली जांच होनी चाहिए, जांच भी होगी और जो दोषी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे भी होंगे। लेकिन अदिति जी, इस बात की क्या गारंटी है कि जब जांच हो उसके बाद जो न्यायालय फैसला करे तो यही लोग आके प्रश्न ना उठाएं क्योंकि कोई व्यक्ति इनके धर्म से हो? इनकी तो न्यायालय में भी आस्था नहीं है, पुलिस में भी आस्था नहीं है, संविधान में भी आस्था नहीं है। केवल और केवल जो अपराधी छवि के लोग होते हैं उनके साथ ये आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात यह है कि आज इतना सन्नाटा क्यों है उन मीडिया चैनल्स की तरफ से जो अपने आप को बुद्धिजीवी बताते हैं, पंथ निरपेक्षता की बात करने वाले जो लोग हैं, वो लोग आज बाहर निकल के कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वो इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इनके लिए इंसानों की जान भी अलग अलग कीमत की है। अगर कोई मुसलमान हो तो सब कूद जाएंगे, लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। लेकिन अगर कोई हिंदू होगा तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। और यहां पे जो अब्दुल रज़ाक बैठे हैं, मैं याद दिलाना चाहूंगा आपके चैनल में कमलेश तिवारी, इनकी हत्या हुई तो अब्दुल रज़ाक का बयान था, आपके चैनल पे भी इन्होंने बोला, इन्होंने कहा ये तो ठीक हुआ, ये तो होना ही था। अब ऐसे लोगों से हमें चर्चा करनी पड़ती है जो इंसान की जान की कीमत नहीं जानते हैं और हर बात पे धर्म ले आते हैं। और अब आज की बात कर लेते हैं। ओवैसी जी ने कहा कि मैं दाढ़ी भी रखूंगा, मैं टोपी भी पहनूंगा, मेरी बेटी हिजाब भी पहनेगी। इसमें 3 गलतियां हैं। पहली बात, अगर आप सेना में जाएंगे तो दाढ़ी नहीं रख सकते क्योंकि सेना के ये रूल्स हैं। अगर आप स्कूल में जाएंगे तो जालीदार टोपी नहीं पहन सकते क्योंकि ये भी कानून है। और आपकी बेटी हिजाब पहनेगी, ये आप कैसे तय करेंगे ओवैसी जी? जो मेरी जानकारी है वो तो एक बालिग है, उसको तय करने दीजिए वो क्या करना चाहती है। ये क्या दर्शाता है? ये लोग जब जाते हैं ये धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं, ये लोगों की स्वतंत्रता को छीनते हैं। इनके लिए जो धार्मिक किताब है उसमें आस्था है, लेकिन संविधान की इनकी आंखों में कोई कीमत नहीं है। जवाब और इसीलिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये चिंगारी लगा के जो मिट्टी का तेल डाल रहे हैं, ये नहीं समझते इस नफरत की आग में सबसे पहले कोई जलेगा तो यही लोग जलेंगे, क्योंकि नफरत जो है वो दिलों को जोड़ नहीं सकती, केवल तोड़ सकती। ठीक है, पहले सईदा फलक, उसके बाद अब्दुल रज़ाक। धर्म के आधार पर हंगामा तय होता है, धर्म के आधार पर सड़क पर आना है ये तय होता है, धर्म के आधार पर संविधान खतरे में जाता है, धर्म के आधार पर लोकतंत्र खतरे में जाता है, बीजेपी कह रही है। देखिए, धर्म के नाम पर हंगामा किया जा रहा है। मैं तो वही बोल रही हूँ, जो हर्षा की हत्या हुई, मैं तो बोल रही हूँ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। उसके ऊपर इंक्वायरी होगी। उसके बाद बीजेपी के मिनिस्टर ने एक बयान क्यों दिया? मुसलमान गुंडों ने मारा, उनको क्या पता है? इंक्वायरी हुई है क्या? उन्होंने देखा वहां पे मुसलमान गुंडे थे, वो कैसे इसको कम्युनल एंगल दे सकते, जिसकी वजह से दंगे फसाद हो रहे हैं? ये क्या तरीका है? वो क्यों धर्म को बीच में ला रहे, कम्युनल एंगल देने की उनको क्या जरूरत थी बीजेपी के मिनिस्टर को? इसीलिए तो दंगे फसाद हो रहे हैं शिवमोगा में। इतना गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट वो कैसे दे सकते हैं? नहीं देना चाहिए था, जिसकी वजह से हंगामा शुरू हो गया उस शहर में। मैं उत्तर दे देता हूं। वो कैसे दे सकते हैं? कम्युनल एंगल क्यों ला रहे हैं उसको उस बीच में? उनको क्या पता मुसलमान गुंडों ने मारा? उनको कैसे पता? धर्म की राजनीति कौन कर रहा है? नफरत कौन फैला रहा है? इलेक्शन चल रहा है तो क्या वो पूरे हिंदुस्तान में दंगे फसाद करा देंगे? जस्ट बिकॉज इलेक्शन चल रहा है आप हिंदुस्तान में दंगे फसाद करा देंगे आपकी सियासी फायदे के लिए? एक सेकंड सईदा फलक, चुप कराइए, इनको ये बहुत ज्यादा बोल जाती है कई बार। नहीं, एक सेकंड रुक जाइए, सईदा फलक। अब मैं उत्तर दे दूं। एक सेकंड रुक जाइए गौरव भाटिया, प्लीज सर। सईदा फलक, ये इलेक्शन कौन लेकर आया? एक व्यक्ति की हत्या हुई कर्नाटक में। मैम प्लीज, सईदा जी, मैंने आपको बहुत मौका दिया है, बहुत बोलिए, मैं सुन रही हूं, आगे भी दूंगी। आप ये बताइए, जब आप एक कार्यकर्ता की हत्या की बात होती है तो आप कहते हैं इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सच आना चाहिए पहले सामने, और यहां पर बैठकर आप मुझसे ये कह रही हैं कि वहां पे तो दंगा फसाद हो रहा है, वहां पे तो हिंदू मुसलमान हो रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। मैम आप ये डिसाइड कीजिए, या तो आप पुलिस की, आपका वही कंफ्यूजन है, या तो आप संविधान के साथ जाएंगी या फिर आप शरिया के साथ जाएंगी,
या आप पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के साथ जाएंगी या फिर आप आरोपों पर जाएंगी? अब आप पहले मुझे क्लैरिटी दे दीजिए, 20 सेकंड्स है, उसके बाद मैं दूसरे गेस्ट का इस पर कमेंट लूंगी। आपको पुलिस से सवाल करना चाहिए, हुकूमत से सवाल होना चाहिए कर्नाटका की वहां चल क्या रहा है। जब उन्होंने सेक्शन 144 इंपोज किया तो बजरंग दल के गुंडे बाहर क्यों निकले? उनको सबर करना चाहिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन। और आपसे सवाल ना करूं, करना चाहिए, और आपसे सवाल ना करूं, आपसे सवाल ना करूं जो यहाँ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही है। मैं आपसे सवाल नहीं करूं, नजर नहीं आ रहा आपने यहाँ पर आकर सीधे तौर पर कर दिया मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आपसे सवाल नहीं करूं मैं। बीजेपी के आप एक तरफ इन्वेस्टिगेशन की बात करती हैं, नहीं आप मुझे पता है मेरे सवाल का जवाब चलिए मैं कुछ कहूंगा। या तो इन्वेस्टिगेशन हो या तो आप पहले ये बात पर कायम रहिए कि इन्वेस्टिगेशन हो, या फिर आप इस बात पर कायम रहिए कि जो आरोप है बस उन्हीं से काम चला लीजिए। डिसाइड कर लीजिए और भी सबके लिए डिसाइड कीजिएगा। सेक्शन 144 इंपोज करने के बाद दंगे फसाद। सईदा फलक आप जवाब नहीं दे रही है, सईदा फलक जवाब नहीं दे रही है, लेकिन गौरव भाटिया, मैं उत्तर दूं जरा, मैं कुछ कहूंगा। लेकिन गौरव भाटिया ये कह रहे हैं सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, जवाबदेही आपकी है। नहीं आदित्य जी, पहले तो आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। बिल्कुल ये सही बात है, कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी होती है, और हम कांग्रेस पार्टी नहीं है कि कहें भैया ये इस विचारधारा का उस विचारधारा। जो गलत विचारधारा होगी उसको खत्म किया जाएगा, और 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन अब इन्हीं के अंदाज में, अभी जैसे ये बोल रही थी ना, 30 सेकंड दीजिए, ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या चल रहा है कर्नाटका में? आप कहते हो कि सब्र करो सब्र करो, न्यायालय में फैसला चल रहा था, लड़के कैसे बाहर आ गई, 10,000 लोग हिजाब पहन के कैसे आ गए, क्यों प्रदर्शन कर रहे थे जब न्यायालय में फैसला चल रहा था? सब्र क्यों नहीं किया आपने? बताइए बताइए, जल्दी बताइए। और दूसरी बात, ये जो कहते हैं धर्म लाते, सुनिए, ये देखिए धर्म कौन लाया? याकूब मेमन को फांसी हुई, वो ऐसी बोले कि मुस्लिम था इसलिए फांसी हुई। क्या कर रहे हैं आप लोग बताइए? ऐसे बात मत करा करिए, लहजा सही रखिए, ठोस बात करिए। ये चिल्लाने से कुछ होगा नहीं, ओवैसी के शब्द हैं। हम जो चाहे करेंगे और हम चिल्लाएंगे नहीं। वो भी है। आप जो दंगे फसाद करा देंगे, कोई भी शहर में हम चुप बैठे रहे, इसलिए फांसी उसको दी गई। नहीं, मैं अब आपसे आराम से लंबी सांस लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए, बीच में मत बोला करिए। इसीलिए बताया आपको, कैसा सुनाई देता है, दर्शक हंसते हैं बाद में आप पे। ये आपके ऊपर भी हंसते हैं, आपके ऊपर भी बहुत बातें हो रही है, सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, आपके ऊपर भी बहुत बातें हो रही है। याकूब मेमन को फांसी इसलिए हुई क्योंकि वो मुसलमान है। इस पे कुछ कहेंगे, हाँ या ना? ये गलत है या सही है? उन्होंने बोला था कि यही सवाल को वो गलत है बोल के नहीं बोले, वो बोले कि वो मुसलमान है करके उनको जल्दी फांसी दे दिए, दूसरे टेररिस्ट को फांसी नहीं दी। अच्छा, आतंकवादी मुसलमान है तो AIMIM उसके। इस वक्त बड़ी खबर है, मर्डर पर कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान है। हर्षा की हत्या पर जांच जारी है, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ जारी है। मेरी जानकारी के मुताबिक ये गृह मंत्री कह रहे कर्नाटक के 5 लोग इस हत्या में शामिल रहे हैं। हर्षा के माता पिता और बहनों से वो मिले हैं। अरागा ज्ञानेंद्र का स्टेटमेंट हम आपको दिखा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हर्षा की हत्या पर जांच जारी है, 3 लोगों की गिरफ्तारी की बात की जा रही है, पूछताछ भी लगातार चल रही है। 5 लोगों के हत्या में शामिल होने की बात वो कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो हर्षा के माता पिता और बहनों से मिले। मेरे सहयोगी जयपाल और इंफॉर्मेशन के साथ। जयपाल, गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, इस हत्या के पीछे क्या मकसद बताया जा रहा है? और क्योंकि ये इस लिहाज से भी काफी अहम है क्योंकि इस पर बहुत ज्यादा सियासत हो रही है, ना सिर्फ सियासत हो रही है बल्कि भड़काऊ सियासत हो रही है, लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अभी से थोड़ी देर पहले जो है कर्नाटका के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने शिवमोगा में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये स्पष्ट हो गया है कि इस हत्याकांड में कुल 5 लोग शामिल थे, उनमें से 3 को गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है। हालांकि जो गृह मंत्री है उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया है कि इस हत्या के पीछे कारण क्या थे, इसका भी उन्होंने खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से परिवार से मुलाकात की है आज सुबह में और उनको आश्वस्त किया है कि जो भी कारण होंगे और जो भी दोषी होंगे उन सारे को पकड़ा जाएगा और उनके कानून के हिसाब से उनसे सजा उनको दी जाएगी। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि इस बीच जो है लगातार कई तरह के पोस्ट जो है इस वक्त चल रहे हैं। कुछ ऐसे फेसबुक पोस्ट भी आए हैं सामने में जिसमें कि कुछ ऐसी बातें कही जा रही है जो काफी भड़काऊ हैं, इनसे बचना चाहिए। फिलहाल जो है जो अगर हम शिवमोगा की बात करें तो स्थिति बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण है, क्योंकि जब हर्षा के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था उस वक्त फिर एक बार हिंसा भड़की, पथराव हुआ और पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। तो एक तरह से स्थिति काफी तनावपूर्ण है और इस पूरे तनावपूर्ण स्थिति में जाहिर तौर पर
एक तरफ सियासत हो रही है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इसके अंदर में आग में घी डालने का काम भी कर रहे हैं। ठीक है, आग में घी डालने का काम किया जा रहा है। अब्दुल रज़ाक, जल्दी से इस मामले में इंसाफ की बात नहीं की जा रही। कोई अवार्ड वापसी गैंग अभी तक सामने नहीं आया, कोई नहीं कह रहा कि यहाँ पर इंसाफ होना चाहिए। क्यों भाई इतनी खामोशी क्यों? अदिति जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। जो कोई भी है, देखिए, न हिंदू मरा है न मुसलमान, यहाँ पर मरा है तो इंसानियत मरी। नहीं, अभी तो आप वीडियो में दिखा रहे थे कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। अभी तो आप कह रहे थे। मैं आ रहा हूँ। RDPR मिनिस्टर है KS ईश्वरप्पा, जो शिवमोगा के MLA हैं वहां के, और मिनिस्टर है शिवमोगा के। आज के एक हफ्ता पहले ये बयान देते हैं कि लाल किले पर ये भगवा झंडा लहराएंगे, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करती है और असेंबली में सारी रात गुजारती है। कर्नाटक असेंबली में सेशन चल रहा था, तो वहां से निकलकर हम लोग RDPR मिनिस्टर ईश्वरप्पा को अरेस्ट की मांग रखे हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए। ये जो देशद्रोही कमेंट दिए हैं, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो ये क्या होता है, कल रात 9:30 बजे इसकी हत्या होती है, हर्षा की। तो आप अब्दुल रज़ाक के साथ संपर्क हमारा टूट गया। असगर अली, डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? अभी जी में दूंगी फ्लो, प्लीज सर। सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपके इस जो इशू है इस पे सबसे पहले ये बताऊं कि भाई ये एक मर्डर केस है, उसको क्रिमिनल रंग क्यों दे रहे हैं? ये बड़ी अजीब बात बन गई है। और ये फिजा 70 साल की इस मुल्क की आजादी के बाद अभी शुरू हुई है, 2-4 सालों से, इससे पहले नहीं थी। अगर कोई क्राइम हुआ तो क्राइम हुआ, और जो जिसने क्राइम किया उसको सजा मिलेगी। हालांकि ये एक ड्रग पेडलिंग का मामला है, जिनका कत्ल हुआ वो ड्रग पेडलर हैं और दूसरी पार्टियां भी रिलेटेड हैं इससे, तो वो एक उनके कारोबार से जुड़ा हुआ, उसको सियासत से जोड़े, उसे कट्टरपन से जोड़े, उसे मजहब से जोड़े, धर्म से, रिलीजन से जोड़ के और दूसरी बातें बनाए, उसको क्रिमिनल कलर दें। मैं आपकी एक बात की तायीद करता हूं। आप सही कह रही हैं कि हर चीज को हम कट्टरपंथी पे क्यों ले जाते हैं। ये बात आपको चाहिए कि आप बीजेपी के लोगों को समझाएं। ये क्रिमिनल कार्ड खेलने से कुछ नहीं होता है। अब तकरीबन 8 साल किसी को समझाना नहीं, मेरा काम सवाल पूछना है। आपका काम, और मैं देश हित में सवाल पूछूंगी। आपका काम है, मैं देश हित में सवाल पूछूंगी। जब आप मुझसे ये कहेंगे कि इस चैनल बहुत अच्छे, इस देश में नहीं सर, चैनल को किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। इस चैनल को किसी का, असगर अली साहब, बहुत अच्छे डिस्कशन हो रहे हैं। असगर अली साहब, चैनल को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, एंकर को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। आप मुद्दे पर रहिए। हम सर्टिफिकेट दे भी नहीं रहे। आप मुद्दे पर रहिए। हम ये कह रहे हैं आप चाहिए भी नहीं। मैंने आपको क्लियर कर दिया। मैंने क्लियर कर दिया। आप लॉयर हैं ना, आप लॉयर हैं, आप लॉयर हैं। मामला कोर्ट में छोड़ते हैं ना। मेरी अदालत, इस चैनल की अदालत जनता है। असगर अली साहब, हमारे जज जनता है, हमारी जो जनता, उसको आप छोड़ दीजिए। आपसे जो डबल स्टैंडर्ड को लेकर सवाल है, उस सवाल का जवाब आप देना चाहेंगे? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ। हिंदुस्तान के सांप्रदायिक हिंसा को लेकर, सांप्रदायिक हिंसा का इस देश में रिकॉर्ड है सर। आप बरगला रहे हैं सांप्रदायिक हिंसा। आप बताएंगे मुझे कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कितने सांप्रदायिक दंगे हुए थे सर? और कितने लोगों की जान गई थी? आप मुझे बताएंगे प्लीज। क्यों कर रही है सर? आपसे मैं सवाल पूछ रही हूँ। आप क्यों कर रही है सर? मैं क्या कर रही हूँ? जनता है। हाँ नहीं सर, आपसे पूछा। अभी आप सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस तरह के मामले भी बीते सालों में शुरू हुए, बीते कुछ सालों में शुरू हुए। असगर अली साहब, ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर दीजिए प्लीज। तार्किक तौर पर मुझसे बात कीजिए। मैं तर्कों पर बात करती हूँ और तर्कों पर सवाल करती हूँ। आप मुझे ये बताइए, इस देश में दंगों का इतिहास कितना पुराना है? आप मुझे बस इतना बता दीजिए, क्योंकि अभी आपने ये कहा, आप लॉयर है ना, अभी आपने कहा ये बीते कुछ सालों में स्टार्ट हुआ है। मैं तो आपसे एक तथ्य पर और तर्क पर बात कर रही हूँ, उसका जवाब दीजिए 30 सेकंड्स में। नहीं, अब सवाल अब किसे बताइए? मैं सुन नहीं पाया क्या? अच्छा सर, आपको सवाल सुनाई नहीं दिया सर? अभी तो आपने सवाल नहीं सुना सर, तो वही दिक्कत है ना सर, सिलेक्टिव हियरिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। कोई बात नहीं सर, आई रिपीट, इस देश में सांप्रदायिक हिंसा का रिकॉर्ड कितना पुराना है? इस देश में सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास कितना पुराना है? और क्या आप मुझे बता पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में कितने दंगे हुए? हम तो
अब तो इस 70 साल की आजादी की जब तारीख पढ़ते हैं तो हम बदलते हुए माहौल को जो देख रहे हैं आज की तारीख में, उसको देख के हमें ताज्जुब होता है कि ये सब चीजें अब शुरू हुई है। 70 साल में हमने कभी ये ना सुना, ना देखा, ना पढ़ा कि हर कदम को लेके हिंदू मुसलमान बना दिया जाए, रंगों तक को बांटते हैं, जानवरों को बांटते हैं, हरा रंग इनका है, गेरू उनका है, ये जानवर उनका, वो जानवर। अरे भाई ये नफरत की आग इससे फैलती है। हमें हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हिंसा में जान गई, आप तो उन्हें भी लेके डिनायल में है सर। जिनकी सांप्रदायिक हिंसा में दंगों में जान गई, बीते दशकों में आप तो उन्हें भी लेके डिनायल में है नफरत की चीजों और आप कहते हैं कि सवाल पूछे जाने चाहिए। सब कुछ बीजेपी और आप कहते हैं सवाल पूछे जाने चाहिए। आप कह रहे हैं बीजेपी करती है, ठीक है, लेकिन पहले सुबोई खान, ये सारे पॉलिटिकल तुष्टीकरण की सियासत, असगर अली साहब सुनिए मेरी बात, सारे आप यहाँ पर तमाम मुद्दों पर जा रहे हैं। तो इस देश में तुष्टीकरण की शुरुआत कब हुई, आपको मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। ये आपको मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। कोर्ट ने शाहबानो केस में फैसला सुनाया, देश की सर्वोच्च अदालत के फैसले को बदल दिया गया था। आप भूल गए, शायद आप भूल गए, कोई बात नहीं। सुबोई खान आप देखिए ना। जी जी अब सर मैं देख रही हूँ, मैं देख रही हूँ सर। सुबोई खान को सुन लीजिए प्लीज। जब तक बात सुन लीजिए, जब तक प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोली, आपसे सवाल नहीं है सामने। उत्तर प्रदेश में चिल्ला के नहीं बात करूंगी प्लीज, ये भाषण नहीं हो रहा है, तकरीर नहीं हो रही है। असगर साहब सुन लीजिए बात सुनिए। गंगा जमुनी तहजीब का पाठ हमें ना पढ़ाएं तो बेहतर है। भारतीय संस्कृति एकात्मता का एहसास बहुत अच्छी तरह से जानती है, लेकिन आक्रमण का प्रतिकार करना हमारा वैधानिक अधिकार भी है, लीगल राइट भी है और हमारा ह्यूमन राइट भी है। आप धार्मिक चैप्टर बीच में बोल रहे हैं। असगर साहब आप लोग तर्कों से और सच से इतना डरते क्यों है मेरे भाई? अगर आप सच के साथ हैं तो 2 मिनट शांति से बात सुन लीजिए। सच से इतना डरते क्यों हैं आप? आवाज दबाने की कोशिश क्यों करते हैं? बात सुनिए मेरी। अभी आपने हर्षा की एक कोल्ड ब्लडेड लिंचिंग को ये कहा, आवाज बंद कर देते हैं। असगर अली साहब जब आप बोल रहे थे उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया, मत बोलिए। जब आप बोल रहे थे उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया। प्लीज सर, प्लीज आराम से आप सुनिए। अब सुनने का वक्त, बोलने का वक्त होगा तो बोलिएगा। सुबोई खान। अदिति, अभी ये हर्षा के जिस बच्चे की कोल्ड ब्लडेड लिंचिंग हुई है, जिस बच्चे की, उसके मर्डर को ये कह रहे थे, मर्डर को मर्डर बोलिए ना, आप उसको कम्युनलाइज क्यों कर रहे हैं? अगर किसी मुसलमान बच्चे के साथ कोई अपराध हो जाता है, नॉर्मल कोई अगर हल्का सा उसको कोई धक्का भी मार देता है, जो कि गलत है, लेकिन उसमें आप उसको अपवाद नहीं बोलते, उसमें आप अरे सुबह कौन कम्युनल कर रहा है? आप ही लोग हो जो कम्युनल करते हो इसे। हमने तो बात ही यहाँ से शुरू की कि मर्डर है, इन्वेस्टिगेशन होना है। अदिति की आवाज कम करवाइए या मैं डिबेट छोड़ देती हूँ। अगर ये कम्युनल के बीच में नहीं, कम्युनल कलर आप लोग देते हैं, कम्युनल कलर हम देते हैं। हम तो कह रहे हैं मर्डर है, अगर किसी ने किया तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज में है, पुलिस का काम है, इन्वेस्टिगेशन चलेगा, कोर्ट का ट्रायल होगा। आपने मुसलमान ने हिंदू को मार दिया, हिंदू ने मुसलमान को मार दिया। आप जो बड़ी खबर है वो केजरीवाल का बयान है और हत्या के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी है। वीएचपी के संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन का बयान है, हिजाब और हत्या से हावी होने की कोशिश की जा रही है, ये वीएचपी कह रही है। कर्नाटक के शिमोगा में हर्ष नाम के कार्यकर्ता की जो निर्मम हत्या की गई है वह घोर निंदनीय है। यह परिणाम है उस जहर का जो इस्लामिक कट्टरपंथी नेताओं के द्वारा प्रतिदिन मुस्लिम समाज के अंदर फैलाया जाता है। कभी CAA के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी खुले में नमाज के नाम पर, कभी किसी भी बहाने से ये कट्टरपंथी जहर फैलाया जा रहा है। सुबोई खान, कट्टरपंथी जहर फैलाया जा रहा है। जल्दी से आप अपनी बात पूरी करें, जल्दी से प्लीज, 30 सेकेंड्स। जी अदिति, देखिए ये दोहरा चरित्र देश बहुत सालों से देखता चला आ रहा है। इस्लामिक कट्टरवाद और आतंकवाद के नाम पर भारतीयों के साथ मास रेप, मर्डर, स्लॉटर हो चुका है इस देश में। देश का विभाजन तक हो चुका है।
लेकिन ये लोग हमेशा एक वन साइडेड स्टोरी नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अगर हर्षा का मर्डर हो जाता है तो कहेंगे जी मर्डर करिए, कम्युनलाइज मत करिए। और अगर किसी मुसलमान बच्चे के साथ कुछ अगर उसको धक्का मुक्की भी हो जाती है तो फौरन देश को लिंचिस्तान बोलना शुरू कर देते हैं। अभी ये सैयदा फलक जी बैठी थी कि 144 लगी हुई है तो वो बजरंग दल का कार्यकर्ता बाहर क्यों निकला? अरे मैडम 144 को जान लीजिए पहले। पब्लिक गैदरिंग मना होती है, एक व्यक्ति घर से बाहर निकलना मना नहीं होता 144 में। और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के भी संवैधानिक अधिकार है। अपने संवैधानिक अधिकारों की सिर्फ आप दुहाई देते हैं। अपने ओवैसी साहब को जाकर बोलिए कि अपनी पूरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बैठा के पहले संविधान पढ़ा दें। संविधान सिर्फ दुहाई नहीं देनी होती है, संविधान हाथ में लेके सिर्फ लड़ना नहीं होता है, संविधान हाथ में लेके पढ़ना भी होता है। ठीक है सईदा फलक, सच को सच, सईदा फलक, उसके बाद गौरव भाटिया प्लीज जल्दी जल्दी। सच और झूठ की बात है। ठीक है सईदा फलक इस वक्त भी हमारे साथ है। सईदा फलक, अभी आपने जो वीएचपी लीडर का बयान बताया, ऐसे लीडर्स की वजह से, ऐसे लोगों की तरफ से ही जो है ना नफरत फैल रही है, इसलिए दंगे फसाद हो रहे हैं। उनको नहीं चाहिए जब तक पुलिस इंक्वायरी नहीं हुई उसे कम्युनल एंगल देने की। अभी आप तो जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आपने कौन सी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कराई थी? देखिए जो अभी जो सुबुई खान बोल रही थी, जब मुसलमान, अब आप सुबुई खान पर चली गई, अभी आप वीएचपी नेता पर बात कर रही थी। एक मुद्दे पर रहिए ना सईदा फलक। हाँ दोनों मुद्दे पर रहिए। नहीं एक मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। आप कह रही हैं नफरत फैलाई जा रही है, जो वीएचपी के नेता बोलते हैं और आप बोलती हैं और अब्दुल रज़ाक बोलते हैं, वो तो प्यार बरसाया जा रहा है, फूल बरस रहे हैं उसमें। हाँ हमने क्या गलत किया भाई? बीजेपी के नेता है तो सब बयान दे रहे हैं, इसलिए तो सब हो रहा है। बोल रहे हैं कि तिलक लगवा देंगे, इसलिए तो ये सब हो रहा है। किस तरह की भाषा है ये सब हो रहा है? आपको पता है आप भड़का रही हैं। हिजाब खींचा जा रहा है, काम मत कीजिए। आप हिजाब को ले आए इसमें, ढकला जा रहा है, हिजाब को ले आए इसमें। अरे भाई उसकी वजह से तो सब हो रहा है ना। अच्छा आप कह रही हैं हत्या हिजाब की वजह से हुई है? हर्षा जो हर्षा की हत्या हुई है ना, वो किस वजह से हुई है हमें पता नहीं। उससे पहले वो बोल रहे हैं कि मुसलमान इसके पीछे है। कैसे बोल सकते हैं वो कैसे बोल सकते हैं? मैम आप ये बताइए, आपको कैसे पता कि उसकी हत्या इस वजह से नहीं हुई और किस वजह से हुई? आपको कैसे पता? मैम मैंने तो कोई सवाल ही नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने तो सवाल पूछा आपसे, आप तो कंक्लूजन पर हैं। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को अटैक किया जा रहा है। आप और अब्दुल रज़ाक इस डिस्कशन में बैठकर बार बार वीडियोस की बात कर रहे हैं। मौका देंगी तब ना बोलेंगे अदिति जी, कुछ बोलने का मौका भी देंगी। अब्दुल रज़ाक आपसे बात नहीं कर रही, सईदा फलक से बात कर रही है और सबको मौका दिया है। अभी अगर किसी को मौका नहीं मिला तो आप विजय अवस्थी है। अरे धमकाइए नहीं सर, अरे धमकाइए नहीं, आधे घंटे से चुप बैठे हैं वो। आप मुझे मत धमकाइए सर, मेरे इस तरह से मुझसे बात मत कीजिएगा सर, मुझसे बात मत कीजिएगा इस तरीके से। सवाल पूछी हूँ मैं, सवाल पूछूंगी, मैं डरती नहीं हूँ। बयान है, आप ये सुनिए अब्दुल रज़ाक, आप कैसे पहुंचे इस कंक्लूजन? आपने निष्कर्ष कैसे निकाला? आप कैसे कंक्लूजन पर गए? आप ये बताइए, आप कैसे कंक्लूजन पर गए कि मुसलमानों की टारगेटिंग हो रही है? और आप पहले ये बताइए, छोड़िए बाकी सब, आप ये बताइए कांग्रेस के टाइम में कितने सांप्रदायिक दंगे हुए? बताइए आज। हिंदू मुसलमान लगाया है आप लोगों ने, रट लगा ली है। ये बताइए कांग्रेस के शासनकाल में कितने दंगे हुए? इसका अरेस्ट मांग रहे हैं हम लोग, जिसके पीछे हमने प्रोटेस्ट किया। लाल किले पर भगवा झंडा चढ़ाने का जो देशद्रोही बयान दिया, हम उसका अरेस्ट मांग रहे हैं। सर आप कहां से कहां हैं? आपसे सवाल क्या है? आपसे सवाल क्या है? डिबेट का मुद्दा क्या है? आपको डर लग रहा है क्या? आपको सवाल का जवाब देने से डर लग रहा है कि कितने सांप्रदायिक दंगे कांग्रेस के शासनकाल में हुए? उस पर बोलने से डर रहे हैं अब्दुल रज़ाक? प्रदेश के चुनाव में हिंदुओं को डराने के लिए कि मुसलमान हिंदुओं पे हत्या कर रहे हैं, ये नाटक किया जा रहा है। इससे आप पहले एक व्यक्ति की मौत को नाटक करार दे रहे हैं अब्दुल रज़ाक। एक व्यक्ति के मर्डर को डेटा के अनुसार इससे इस देश में कुछ नहीं हो सकता। 1 घंटे में 4 मर्डर होते हैं। मौत को अगर आप नाटक करार दे रहे हैं, इससे ज्यादा संवेदनहीन कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। आपकी राजनीति एक्सपोज हो रही है, आपकी राजनीति एक्सपोज हो रही है। आप नाटक करार देते हैं एक व्यक्ति की हत्या को, एक व्यक्ति की हत्या को नाटक करार देते हैं। डिस्कस किया है, आप एक व्यक्ति की हत्या को नाटक मानते हैं, व्यक्ति की हत्या को नाटक मानते हैं आप, हर्षा की हत्या को, ये नाटक है। के पीछे जो षड्यंत्र है, मैं उसके खिलाफ बात कर रहा हूँ। आप सुनना चाह रही हैं? की बात नहीं कर रहे हैं, आप नाटक करार दे रहे हैं। आप क्योंकि उसका नाम हर्षा है इसलिए आपको संविधान खतरे में नहीं दिख रहा, लोकतंत्र खतरे में नहीं दिख रहा। आपकी मानसिकता देख ली सर, आपकी मानसिकता देखिए गौरव भाटिया,
आपकी मानसिकता एक्सपोज हो गई अब्दुल रज़ाक, क्योंकि उसका नाम हर्षा है शायद, इसलिए आपको ये नाटक दिख रहा है, इसलिए आपको ये नाटक दिख रहा है। गौरव भाटिया की मानसिकता नहीं नजर आ रही है, दंगा भड़काऊ भाषण नजर नहीं आ रहे, अब्दुल रज़ाक जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। तो हम अपनी बात रखें। गौरव आप अपनी बात रखिएगा, लेकिन एक और स्टेटमेंट है जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। हर्षा की हत्या नहीं हुई है, बलिदान हुआ है। हर्षा की हत्या पर बीजेपी नेता सुनील देवधर ये कह रहे हैं हर्षा की हत्या से हिंदू युवा एकजुट हुआ। ये जो हत्या जो हुई है, हिंदू युवा की हत्या हुई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन उसका एक अर्थ से बलिदान है, जो बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। इससे राज्य के हिंदू युवाओं में एक भयंकर गुस्सा और एक अपने धर्म के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए मर मिटने की एक उसमें और ज़्यादा इच्छा स्ट्रांग होगी। गौरव भाटिया, इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है? देखिए अदिति जी, मैं बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर भी दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अभी तक जो चर्चा हुई है एक दो बातें कहना चाहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा। यहां पे एक प्रवक्ता बैठे हैं अब्दुल रज़ाक। मैंने बताया जब कमलेश तिवारी की हत्या हुई तो इन्होंने कहा यह ठीक हुआ, यही वो उनके साथ होना चाहिए था, और आज इन्होंने जब हर्षा की हत्या हुई है तो कहा कि यह नाटक है। जिसके घर का चिराग बुझ गया हो वो अगर सुनेगा तो मैं समझता हूं कि वो थूकेंगे इनके ऊपर। चुप हो जाइए, बीच में मत बोलिए। आवाज उठाइए ना। दूसरी बात, जो बात अब्दुल रज़ाक, दुनिया थूकती है तुम्हारे मुंह पे। सिंगापुर का चीफ मिनिस्टर अब्दुल रज़ाक इंटरप्ट मत कीजिए और भाषा का ध्यान रखिए प्लीज। थोड़ा सा नियंत्रण, थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा संयम। एक डिस्कशन में वो भी टीवी पर प्लीज। और अब आप चिल्लाएंगे, अगर कोई भी पैनलिस्ट चिल्लाएंगे, इंटरप्ट करेगा अगर कोई भी पैनलिस्ट, तो मुझे मजबूरी में ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। मैं नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज प्लीज, भाषा पर नियंत्रण और संयम और कंट्रोल प्लीज। गौरव भाटिया जवाब गौरव भाटिया। हाँ अदिति जी, फिर उसके बाद यहां पे असगर जी बैठे हैं, वो भी अधिवक्ता हैं, हमारे साथी हैं। आज उन्होंने एक अच्छी बात कही जिसका मैं भी पक्षधर हूं। उन्होंने कहा न्यायालय में तय होना चाहिए, तब तक सब लोग इंतजार करें। असगर जी, ये बात मैं सहमत हूं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि एक ही दिन खेताराम और रकबर खान दोनों को मार दिया जाता है राजस्थान में। रकबर खान के लिए हो हल्ला होता है, खेताराम के लिए नहीं होता। क्यों दे रहे हैं? इनको शांत कराइए। अदिति जी, इस तरह से कोई चर्चा नहीं हो सकती, कोई सार्थक चर्चा नहीं हो सकती। मैं यही कह रहा हूँ, अब्दुल रज़ाक, असगर खान, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप असगर जी बोलिए। फिर आप अपनी बात रखिएगा सर, प्लीज प्लीज। क्या कह रहे हैं सर? असगर जी, आपकी बात भी हुई, मैंने सुनी, मेरी बात सुनी। क्या सर? और इनको स्क्रीन से हटा लीजिए, इससे शोर मचाने आए। नहीं सर, मैं वो आप मुझ पर छोड़िए सर, वो मुझ पर छोड़ दीजिए प्लीज। डिबेट कैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। नहीं चिंता मत कीजिए सर, आपको क्या, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, और आपको आपकी कोटा का टाइम मिलेगा सर। जो हम सोचते हैं वो डिस्टर्ब होता है। आप बड़ी पार्टी को बिलोंग करते हैं सर, बड़ा दिल आपको दिखाना है, बड़ी पार्टी से आते हैं, दुनिया की बड़ी पार्टी से। बहुत बड़ा दिल सबको समेट लेंगे। एक सेकंड बिल्कुल। लेकिन अब्दुल रज़ाक, अरे सर अभी प्लीज, मैं ये गंभीर मुद्दा है, इस पर सीरियस डिस्कशन चाहती हूँ। असगर जी और अब्दुल रज़ाक जी, सर आप इंटरप्ट नहीं करेंगे? मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा दीदी, ये गलत बात कर रहे हैं ना। आप पूरी बात सुन लीजिए उनकी, आप पूरी बात सुनिएगा सर। ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? नहीं, मैंने यही सवाल पूछा आपने सर, आपने सुना नहीं शायद सर। प्लीज पहले सुनिए भी, इसलिए मैं कह रही हूँ सुनिए भी, सिर्फ बोलने का जज्बा मत रखिए प्लीज। गौरव भाटिया। और देखिए, असगर जी ने एक अच्छी शुरुआत करी, मेरी भी जिम्मेदारी है इस अच्छी शुरुआत को मैं समर्थन करूं। मैं बोलता हूं चलिए कि धर्म से मत जोड़िए, लेकिन असगर जी आप बताइए, अगर धर्म से जो लोग जोड़ते हैं, अनुच्छेद 370 को धर्म से जोड़ दिया, सीएए को धर्म से जोड़ दिया, ट्रिपल तलाक को धर्म से जोड़ दिया, कॉलेज में हिजाब नहीं पहनेंगे धर्म से जोड़ दिया, आतंकवादी की फांसी याकूब मेमन को धर्म से जोड़ दिया, ये कितना उचित था? न्यायालय पे आ जाते हैं, आप और मैं दोनों न्यायालय के सेवक हैं। जब हिजाब का मामला न्यायालय में चल रहा है तो उस पर राजनीति क्यों की जा रही है? उसको धार्मिक मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है?
न्यायालय में तो सबकी आस्था होनी चाहिए। यहां AIMIM की प्रवक्ता है, उन्होंने कहा पहले हम कुरान को मानेंगे। अरे तो कुरान को मानेंगे तो संविधान को नहीं मानेंगे आप? संविधान पहले आएगा कि नहीं आएगा देश में? और अंत करूंगा, बड़ी जिम्मेदारी ये बात कहता हूँ जो अदिति सुन लीजिए, पहले उनकी बात सुनिए। आप जब बोल रही थी इंटरप्ट नहीं किया ना उन्होंने, कुछ जो सम्मान उन्होंने आपको दिया आप भी दीजिए ना मैम। कुछ भी बोलते जाएंगे क्या? नहीं, कुछ भी क्या बोला उन्होंने आपके व्यू पॉइंट पर एक सवाल उठाया है, आप जवाब दीजिएगा। नहीं बोला ना, कुछ भी बोलना क्या है? अभिजीत अवस्थी में फ्लो दूंगी प्लीज। गौरव भाटिया की बात पूरी हो जाए उसके बाद एक सवाल बताइए। गौरव भाटिया एक सवाल बताइए, चलिए एक सवाल सारे दर्शकों की तरफ से आता है, सुनिए। एक असगर जी, 1 मिनट, बस आधा मिनट लूंगा। एक सवाल ये है कि अगर संविधान में और कुरान में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आप संविधान को मानेंगी कि कुरान को मानेंगी? बताइए। शाह बानो, शायरा बानो, ट्रिपल तलाक, बताइए। चलिए, संविधान तो हमें असगर भाई आपसे नहीं है, ये सईदा फलक। आप ऐसे सवाल नहीं कर सकते, आपका कोई हक नहीं बनता। संविधान हमें इजाजत देता है कि हम हमारे कुरान को फॉलो करें। अब्दुल रज़ाक असगर साहब, आप सभी सईदा फलक बनना चाह रहे हैं? सईदा फलक मत बनिए सर, सईदा फलक है यहाँ पर, सईदा फलक को जवाब देने दीजिए। सईदा फलक उन्होंने जो सवाल पूछा उसका जवाब। गौरव भाटिया, क्या गीता को चूज करेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन को चूज करेंगे? आप बोलिए, आपको क्या पहले, गीता पहले, कॉन्स्टिट्यूशन पहले? पहले आप बोलिए, फिर मैं बताऊंगा। आप तो कॉपी कैट है, आप मेरा क्वेश्चन का आंसर कॉपी कर लेंगी। आपने खुद को शिवमोगा मर्डर बीजेपी महासचिव BL संतोष का बयान है। हर्षा की हत्या जिहादी कट्टरपंथियों ने की है, हिंदू विरोधी कट्टरपंथी ताकतों ने बेरहमी से मारा है। हर्षा राष्ट्रवादी थे, ये ट्वीट किया गया है BL संतोष द्वारा। जी सईदा फलक 20 सेकंड्स बात पूरी कीजिए, उसके बाद अवनीश अवस्थी प्लीज जल्दी जल्दी। वो जो वैसे उल्टे सवाल कर रहे हैं, मैं पहले उनसे सवाल करूंगी, क्या वो गीता को मानेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे? उनके लिए क्या पहले, गीता पहले या कॉन्स्टिट्यूशन पहले? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें इजाजत देता है कि हम हमारे कुरान को फॉलो करें, और हम कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तो आप लोग अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं, और कुरान जो है ना, जो शुरू से थी वो कयामत तक वही रहेगी। गौरव भाटिया, देखिए, ऐसा सवाल पूछा पहले मैंने, इन्होंने कहा ये उत्तर दे, और इसलिए कहा क्योंकि इनकी अपनी सोचने की क्षमता नहीं है। मेरा ही जवाब कॉपी करके बता देती, इसलिए मैंने नहीं बोला। लेकिन एक बात कहूंगा, जब चर्चा हो रही हो महत्वपूर्ण संवेदनशील संविधान की, तो कम से कम ऐसे लोगों को मत लाया करिए जो जानते नहीं कि संविधान का स क्या होता है। और मैं एक बात गर्व से कहता हूं, सबसे पहले संविधान आएगा, संविधान आएगा, संविधान आएगा, क्योंकि संविधान की वजह से ही सारा मुल्क एकजुट हो जाता है, अखंडता रहती है। और ये बात ये नहीं कह सकती, मैं दावे से कह सकता हूं, पहले संविधान आएगा, बोल के दिखा दिए। अभी आप ही के चैनल पे बोल रही थी पहले कुरान आएगी, एक और चैनल पे आई थी, वहां भी यही कह रही थी। जब कुरान में कुछ अगर ऐसा है जो संविधान के विपरीत है, तो संविधान को मानेंगे ना, कुरान को तो नहीं मानेंगे। और कयामत की बात करती है, तो कयामत आपने देखी है ना हमने देखी। कुरान कयामत तक नहीं बदल सकती, कुरान को कोई बदल नहीं सकता, कुरान कयामत तक नहीं बदल सकता। और संविधान, हमारा संविधान, अब संविधान ने बैक सीट ले ली, अब संविधान गायब हो गया, अब संविधान गायब हो गया, अब संविधान गायब हो गया। सईदा फलक, अब संविधान भूल गई? नहीं भूल गई आप संविधान को। नहीं, कयामत तक आप चली गई, लेकिन संविधान को भूल गई। थोड़ी देर पहले संविधान ही कर रही थी, थोड़ी देर पहले संविधान की दुआई, और इतनी देर में संविधान गायब और कयामत तक कुरान। बहुत बढ़िया, ऐसे एक्सपेक्टेशंस, आप ऐसे इस तरह के स्टेटमेंट्स देंगी, उम्मीद नहीं थी। प्लीज मैडम अवनीश अवस्थी, आप लोग के व्यू पॉइंट। अवनीश अवस्थी मैम, व्यू पॉइंट किसी का नहीं है। अरे क्या बोलो अवनीश अवस्थी, 50 मिनट हो गए मुझे। सर आप क्यों चिल्लाने लगे सर? आप क्यों इतने उत्तेजित? तो 50 मिनट से मुझे क्यों बैठाया हुआ है? तो सर जवाब दीजिए, आपको 50 मिनट से मुझे क्यों बैठाया हुआ है? सर आप मुझसे लड़ने आए कि आप बात करने आए? हाँ, जवाब ये है, जवाब सुन लीजिए, फ्लोर दिया 50 मिनट बाद। तो आप सुनिए कि ये किसने कहा था कि जिसने हिजाब पर सवाल उठाया उसके हम हाथ काट देंगे? ये किसने बोला था? मुझे जवाब चाहिए सईदा फलक से, अब्दुल रज़ाक से। अभी बोला था ना 3 दिन पहले, वो कौन सी महिला थी? तमाम धमकियां आई थी कि नहीं आई थी? मुझे उसका जवाब चाहिए जिसने कहा था कि हम हाथ काट देंगे।
जिसने हमारे हिजाब पर सवाल उठाया उसके हम हाथ काट देंगे। कहा कि इसके पीछे हिजाब नहीं है। धमकी किसने दी थी? खुलेआम धमकी किसने दी थी? ये धमकी अब्दुल रज़ाक खान किसने धमकी दी थी कि जिसने हमारे हिजाब पर सवाल उठाया उसके हम हाथ काट देंगे। ये वही पीएफआई है जिसने जोसेफ के हाथ काटे थे। ये वही पीएफआई है जिसने बेंगलोर में दंगे किए थे। एक रात को हजारों हिंदुओं, सैकड़ों हिंदुओं के घरों में आग लगाई थी, लूटा था। ये वही पीएफआई है। ये कोई नया काम नहीं है, इनका नया कांड नहीं है। आपने क्या किया? असगर अली साहब, आपको मालूम है ना, बेंगलोर में इसी तरीके 3 दिन पहले एक धमकी आई खुलेआम, सभी ने दिखाया कि वो कह रही है हमारे हिजाब पर किसी ने सवाल उठाया तो हम उसके हाथ काट देंगे, और आज आप कह रहे हैं कि अभी जांच हो जाने दीजिए। जुनैद की हत्या जब हुई थी आपने जांच का इंतजार किया था? जब आप ये बताइए जुनैद की जब हत्या हुई थी आपने जांच, आप ये बताइए जब जुनैद की हत्या हुई थी तब आपने जांच का इंतजार किया था? अखलाक की हत्या हुई थी आपने जांच का इंतजार किया था? तरवेज की हत्या हुई थी तब आपने जांच का इंतजार किया था? आपने सब कुछ नहीं दिया। बताइए ना, किसकी जांच का इंतजार किया था? की बात मत करिए। आप रेलवे बर्थ में, रेलवे की सीट पर, ट्रेन में सीट पर झगड़ा होता है और जुनैद को आप कहते हैं कि लिंचिंग हो गई उसकी। बात मत करिए। आप ये बताइए ना, आप ये बताइए ये किसने कहा 3 दिन पहले कि हमारे हिजाब पर सवाल उठाने वालों पर हाथ काट देंगे? 70 सालों से बताइए उसका नाम बताइए, पहले उसका, आपके पास उस महिला का नाम बताइए आप जिसने धमकी दी, जिसने ये धमकी दी। सभी चैनलों ने सार्वजनिक रूप से दिखाया। कोई जांच का विषय नहीं है वो जांच का विषय नहीं है वो। सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टैंड है। बड़ी साफ सी बात है, आजादी के बाद लगातार दंगे हुए हैं, और दंगे सिर्फ वहां पर होते हैं जहां पर मुस्लिम बहुसंख्यक होता है। जहां पर मुस्लिम अल्पसंख्यक है वहां कोई दंगा नहीं हुआ आज तक। आप नकाब की बात करते हैं, उसमें बहस कर लो। अरे मुसलमान आप करते हो ना, आपने जुनैद को कहा ना, आपने जुनैद की हत्या पर आपने जांच का इंतजार किया था। आपने जुनैद की हत्या का इंतजार किया था। दोनों को यहाँ पर रोक रही हूँ। पूरे मुल्क सुन लीजिए, जो हिंदू मुसलमान आप लोगों ने लगा रखा है, पूछते हैं हिंदू मुसलमान की रेट लगा रही है। और अभिषेक अवस्थी जी, with due respect sir, with due respect I didn't expect you talking to me like that. आपको उतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं थी। आपको बुलाया क्या व्यू पॉइंट रखने के लिए सर? चैनल पे आके कुछ और कहते हैं। एक सेकंड सर, चैनल पर आप मत जाइए असगर अली। आप लोगों की ज़बानें अलग। नहीं, चैनल को छोड़ दीजिए आप लोग। चैनल को आप छोड़ दीजिए सर, सोच अलग है। चैनल को आप छोड़ दीजिए। चैनल के बारे में बात करने का, सुन लीजिए, चैनल को आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारी अदालत जनता की अदालत होती है, उस पर छोड़ दीजिए। और आप लोग तो जनता से भी कटे हैं, आप लोग तो जनता से भी दूर हैं। आप ना सवालों के जवाब देना चाहते हैं और ना जनता से जुड़े हुए लोग हैं। प्लीज, तो आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहता, ना चैनल चाहता है और ना एंकर को आपसे सर्टिफिकेट चाहिए। प्लीज गौरव भाटिया, अब तक मैंने एक सेकंड रुकिए असगर अली साहब प्लीज। आपके डबल स्टैंडर्ड्स को लेकर कोई जवाब नहीं है आपके पास। मैंने आपसे पूछा कांग्रेस के शासनकाल में कितने दंगे हुए, कोई जवाब नहीं है आपके पास। आपके पास धर्म को देखकर सियासत होती है, वो आपके पास जवाब नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन गौरव भाटिया, आप इस सवाल का जवाब दीजिए, किस तरह की बयानबाजी हम बीजेपी नेताओं द्वारा भी देख रहे हैं, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? और कर्नाटक में अगर बीजेपी का शासन है तो जवाबदेही किसकी है? नहीं, ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है अदिति जी। और देखिए, मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि कानून व्यवस्था जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, अभी आप ही का चैनल दिखा रहा था। जो बाकी 2 लोग हैं प्रथम दृष्टया उनको भी गिरफ्तार करके जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। लेकिन आज एक बड़ा सवाल अदिति जी सबसे जरूर पूछिएगा। मैं आपको 4 नाम बताता हूं। नरेंद्र दाभोलकर, महाराष्ट्र में इनकी हत्या हुई, सरकार कांग्रेस की थी। गोविंद पंसारे, महाराष्ट्र में हत्या हुई, सरकार कांग्रेस की थी। MM कलबुर्गी, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार थी, हत्या कर दी गई। गौरी लंकेश, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार थी, हत्या कर दी गई। आपको मालूम है इन्होंने क्या कहा? नहीं, कानून व्यवस्था जिम्मेदारी जरूर है कांग्रेस की सरकार की, लेकिन इसको विचारधारा ने मारा है। तो आज मैं ये पूछना चाहता हूं
कि क्या गलत बात कही जा रही है जब कहा जा रहा है कि जो हर्षा को मारा है ये भी विचारधारा ने मारा है। आज ये लोग कहेंगे कानून व्यवस्था भाजपा की सरकार का विषय है, लेकिन जब कांग्रेस के शासित राज्य हो या पश्चिम बंगाल में हमने देखा त्रिलोचन महतो दुलाल कुमार को मार दिया गया, तब ये बताते हैं कि विचारधारा ने मारा है, तब कानून व्यवस्था की बात नहीं करते हैं। ये गिरगिटान है, गिरगिटान कम रंग बदलेगी, ये लोग ज्यादा रंग बदलते हैं और इसीलिए चिंता होती है। कम से कम हम में हिम्मत है कहने की कि कानून व्यवस्था बिल्कुल मजबूत रहेगी और जो लोग हिजाब के नाम पे धर्म की आड़ में दंगा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको डंडे पड़ने चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे हम डालेंगे। सर, कानून को अपना काम करना चाहिए, कानून सर्वोपरि है, इस पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब्दुल रज्जाक खान, सईदा फलक, जल्दी जल्दी, उसके बाद सुबूही खान। प्लीज असगर साहब आपकी बारी में आप बोलिएगा सर। अभी अब्दुल रज्जाक खान प्लीज। अदिति जी, जो 4 नाम इन्होंने गिनवाए गौरव भाटिया इधर बैठ के, ये हर्षा जिसकी हत्या हुई है, जो संगठन से राब्ता रखता है बजरंग दल, उसी बजरंग दल के गुंडों ने मारा था। गौरी लंकेश की हत्या किसने की थी? पढ़ने बोलिए गौरव भाटिया जी को। दूसरी बात मैं बता दूं, यहाँ कोई सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश नहीं कर रहा है। व्यवस्था पे समझ नहीं है क्या बात कही? कानून व्यवस्था किसकी सरकार थी तब बताइए। चलिए इधर उधर मत घुमाइए। कानून व्यवस्था या कानून व्यवस्था की बात करिए या विचारधारा की बात करिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप केवल राउंड घूमते रहते हैं, आपको खुद नहीं पता पाकिस्तान पहुंच जाएंगे अभी। इसके पीछे आप बताइए, गौरी लंकेश की जब हत्या हुई सरकार किसकी? सरकार किसकी? सरकार की जिम्मेदारी थी कि नहीं थी? क्यों नहीं गिरफ्तारी हो पाई थी? बताइए। नहीं बोल पाएंगे। होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। तो आज की दिहाड़ी मिलेगी आपको कांग्रेस हेडक्वार्टर से 11 रुपए 20 पैसे मिल जाएंगे। आप 11 रुपए 20 पैसे कांग्रेस हेडक्वार्टर में मिल जाएंगे। वो जो समोसा देते हैं ना, वो कागज उसी के ऊपर रखे हुए, जाके ले लीजिएगा। जो सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर नहीं देंगे, चिल्लाएंगे। कमलेश तिवारी मारा गया, क्या आपने बयान दिया था कि नहीं दिया था कि ठीक मारा गया? बताइए। आपसे पूछ रहा, तब संविधान कानून कहा गया था जब कमलेश तिवारी को मारा, आपने आके टीवी चैनल पे कहा, भड़काया लोगों को, आपने कहा ठीक मारा गया। करने के लिए कोई लोग नहीं बोलेंगे इस पे। अदिति जी मुंह में दही जम गई। आप नहीं देंगे अब्दुल रज़ाक, थोड़ी देर पहले आप नाटक करार दे रहे थे, आप चुनावों से जोड़कर इसे देख रहे थे, आपने अब तक उस पर भी स्पष्टीकरण नहीं दिया। सईदा फलक, जल्दी से सईदा फलक। देखिए, ये नफरत फैलाने का काम कौन कर रहा है? आज हर किसी को इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। उन्हें भी जो कहते हैं मुसलमान तो दरी बिछाता है, बैंड बाजा बजाता है, बस इतना ही रोल है, मुसलमानों अपना नेता चुन लो, उन्हें भी। हम कोई नफरत नहीं फैला रहे, हम हमारे हक और इंसाफ की बात कर रहे हैं। मैं वो पार्टी से नहीं हूँ जहाँ पे टेररिस्ट को वेलकम किया जाता है, फूल पिनाए जाते हैं, रेपिस्ट को टिकट दिया जाता है। नाम में मुस्लिम ही आता है। याकूब मेमन की मोहब्बत में ओवैसी जी क्या क्या बोल जाते हैं। याकूब मेमन टेररिस्ट था। याकूब मेमन पे उत्तर दे दो। एक सेकंड संविधान कुरान में तो फंस गई। सईदा फलक, याकूब मेमन के बारे में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा था कि वो सही है करके, वो नहीं बोले वो गलत है, लेकिन उनको जल्दी सजा इसलिए दी गई, मुसलमान है, दूसरे लोगों को जल्दी सजा नहीं दिए। वो बोला था उन्होंने। आप बोलिए प्रज्ञा ठाकुर को आपने टिकट क्यों दिया? एक सेकंड सईदा फलक, अपराधियों का, आतंकियों का मजहब देखा जाए इस देश में, पहले आप आज हाँ या ना में मुझे बता दीजिए। अपराधियों का और आतंकियों का मजहब देखा जाए इस देश में? मैं कब बोल रही हूँ देखा जाएगा? नहीं, तो फिर आपने ये बात कैसे कही कि उसको, क्योंकि वो मुसलमान था, क्योंकि वो मुसलमान था। अपराधियों, एक बात बताइए, आतंकियों का क्या अंजाम होना चाहिए? आतंकियों का क्या आश्रय होना चाहिए? पहले आप ये बताइए। फांसी की सजा देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो जब नेक्स्ट टाइम ये सवाल पूछा जाए कि यही जवाब राजनीति में सोचिएगा। किसको नहीं दिया? का बयान आया है, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी की चुप्पी पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट पर भी दोनों भाई बहन चुप रहे थे, ये अनुराग ठाकुर कह रहे हैं। अहमदाबाद बम धमाकों पर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, सपा भी चुप रही और सपा के तार आतंकवाद से जुड़े सबको नजर आया। आज प्रियंका गांधी ने कहा कि आतंकवाद फजूल की बात है, राष्ट्रीय सुरक्षा फजूल की बात है। जिनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंक फजूल की बात है, क्या ये उन शहीदों का अपमान नहीं कर रहे?
क्या भारत के लोगों की सुरक्षा पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहे? क्या देश की सेनाओं की योगदान पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर रहे? क्या राजनीति और तुष्टीकरण में इतना डूब जाएंगे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा को भी और आतंकवाद को भी फजूल कहेंगे? ये सुपर कूल दिखने की बात करते हैं, इसीलिए यूपीए की सरकार में आतंकवाद तूल पकड़ रहा था। अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। आतंकवाद को लेकर यूपीए सरकार के रुख पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। हमने आपसे पोल क्वेश्चन किया था, कर्नाटक में हिंदू की हत्या को नेताओं ने हिंदू मुसलमान का रंग दिया, यानी हर्षा की हत्या को नेताओं ने हिंदू मुसलमान का रंग दिया। znews.com/vote पर हमने आपसे रिस्पॉन्स मांगा। जवाब आपके स्क्रीन पर है। हर्षा की हत्या को नेताओं ने हिंदू मुसलमान का रंग दिया। ये 89% कह रहे हैं नहीं। 89% लोगों का कहना है, 89% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, नेताओं ने हिंदू मुसलमान का रंग नहीं दिया है। वहीं 11% की राय है कि हर्षा की हत्या को नेताओं ने हिंदू मुसलमान का रंग दिया है। तो ताल ठोक के हमारी ये बड़ी बहस लगातार जारी है। कत्ल के पीछे कट्टरता, ये सवाल है, लेकिन कट्टरता किसकी? लौट कर आएंगे, कुछ और नए मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको दिखाते हैं पूरा मामला क्या है और किस तरह की राजनीतिक बयानबाजी हुई है। कर्नाटक के शिमोगा में हर्ष नाम के कार्यकर्ता की जो निर्मम हत्या की गई है, ये परिणाम है उस जहर का जो इस्लामिक कट्टरपंथी नेताओं के द्वारा प्रतिदिन मुस्लिम समाज के अंदर फैलाया जाता है। इससे राज्य के हिंदू युवाओं में एक भयंकर गुस्सा और एक अपने धर्म के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए मर मिटने की एक उसमें और ज़्यादा इच्छा स्ट्रांग होगी। Yesterday night, there was a stabbing incident has been done, and there was a death of one boy called Harsha. He is known as Hindu Harsha only because he belongs to Sangathan. From yesterday night, the whole thing has been, investigation has been started. There are some clues. Last week, when this Karavadi issue started, on that day itself I predicted, ultimately this kind of development will going to take place. This is their achievement, both Congress and BJP. फिर अंदर को हमारे दरवाजे पे खतरे मारे हैं, यहाँ पे ये सारे बड़े बड़े पत्थर मारे हैं और कांच भी तोड़े हैं। बहुत दरवाजा ज्यादा स्ट्रांग था, इसलिए बचे हैं। क्या आखिरकार ये इस्लामिक जिहादियों के हत्थे कितने और हिंदू युवक युवतियां चढ़ेंगी? इस हर्षा को पहले भी कई बार, अनेक बार जो है इसको लाइफ थ्रेट मिले हैं। बड़ा सवाल ये है, क्या इस कत्ल के पीछे कट्टरता है? हमारे साथ सुरेंद्र जैन हैं, वीएचपी के संयुक्त महासचिव हैं। सुरेंद्र जैन जी, स्वागत है जी न्यूज पर। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, जब आप ये कहते हैं कि इसके पीछे, इस मर्डर के पीछे, इस हत्या के पीछे इस्लामिक कट्टरपंथी कट्टरता है, तो उसका आधार क्या है? जब इसको पहले धमकियां मिली, किनसे मिली, यह विषय सामने आता है। बार बार इस तरह की प्रयास करने वाले कौन लोग हैं? आपको अदिति जी ध्यान होगा, शायद ही कोई ऐसा हफ्ता जाता होगा जब भारत के किसी कोने के अंदर किसी हिंदू की हत्या ना होती हो, चाहे वो किसी भी कारण से होती हो। लेकिन उसको मारने वाले कौन हैं? उन मारने वालों को बचाने वाले कौन हैं? मृत्यु की, हत्या की या हिंसा की राजनीति, नफरत की राजनीति बहुत दुखदायक होती है, किसी को भी उसका लाभ नहीं मिलता है। लेकिन इसमें जब व्यक्ति सेलेक्टिव हो जाते हैं, एक हिंदू की हत्या हो तो चुप्पी हो जाती है, जैसे सब तरफ मातम परस गया हो। दुर्भाग्य से किसी मुस्लिम की मृत्यु भी हो जाती है, तब उस समय संपूर्ण देश के और हिंदू संगठनों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जाती है। दुर्भाग्य देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही प्रज्ञा ठाकुर का नाम बार बार लिया जाता है।
प्रज्ञा ठाकुर को याकूब मेनन के साथ जोड़ने का दुर्भाग्यजनक प्रयास किया जाता है। प्रज्ञा ठाकुर को कौन सी अदालत ने दोषी माना? प्रज्ञा ठाकुर को झूठे फंसाया गया, ऐसा कहने वाले सारे गवाह खड़े हो गए। पुलिस वाले भी कहते हैं उनको फंसाने के लिए हमें कहा गया था। फिर भी प्रज्ञा ठाकुर को याकूब मेनन के साथ जोड़ने का प्रयास, यानी आतंकवादियों की जो कारनामे हैं उनको ढकने का, उनको शेल्टर देने का प्रयास होता है। इसलिए उनकी कट्टरता बढ़ती है और उसका परिणाम हिंदुओं की हत्या के रूप में सामने आता है। सुरेंद्र जैन जी, मेरा सवाल फिर से वही है, जब आप ये कहते हैं कि हर्षा की हत्या के पीछे इस्लामिक कट्टरता है, तो इसका कोई आधार होगा? पुलिस में कुछ शिकायतें होंगी और कहीं ना कहीं ये पुलिस की भी फेलियर होगी। अगर पहले इस तरह की धमकियां मिली हैं तो पुलिस की भी जवाबदेही है इसमें। मैं सहमत हूं अदिति जी आपकी बात से। पुलिस का फेलियर रहा है, और फेलियर नहीं रहा, पुलिस का प्रोटेक्शन रहा है इन लोगों के साथ में। क्योंकि मैं कर्नाटक को बहुत नजदीक से जानता हूं, हर जिले में मेरा जाना होता है, और मैं देखता था कि यहां पर हत्या करके, ये पहली हत्या नहीं है, ये पिछले 5 सालों में 18वीं हत्या है कर्नाटक के अंदर। हत्यारे मंगलूर में, उडुपी में, ऐसी जगह पर हत्या करके केरल भाग जाते थे। पकड़ में आते थे कभी तो केवल दिखावे के लिए छोटे मोटे केस बना देना, 5-6 महीने में जमानत पर छूट जाना, ये पिछले 10 सालों से लगातार चल रहा है। प्रशासन की मानसिकता बदलने में समय लगता है, लेकिन मेरा यह निवेदन है आपके माध्यम से, ये किसी के लिए भी फलदायक इस प्रकार की चीजें नहीं हुआ करती। आखिर क्यों हिंदुओं को बार बार धमकी देने की कोशिश की जाती है? हमारे 15 करोड़ युवक सड़क पर उतर जाएंगे तो देख लेना क्या होगा। क्यों नहीं इनकी निंदा की जाती? क्यों नहीं इन लोगों को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जाता? क्यों इन लोगों को छुट्टा खेल मिल जाता है काम करने के लिए? तो दिल्ली के अंदर तो हम जानते ही हैं किस प्रकार के बयान अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष देते हैं, किस प्रकार की कोशिश शिवम विहार के दंगे के अंदर आपके नेताओं के द्वारा की थी। तो मुझे लगता है इन सब चीजों से हत्यारों की हिम्मत बढ़ती है और वो अपने काम करने में सफल हो जाते हैं। सुरेंद्र जैन जी, हम कर्नाटक की बात कर रहे हैं, और कर्नाटक में तो बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी सरकार के वहां पर आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, आप कह रहे हैं पुलिस की मिली भगत है इस कट्टरता में। मिली भगत रही है, पुलिस की मिली भगत हमेशा रही है। प्रशासन की मानसिकता बदलने में थोड़ा समय लगता है, और इसीलिए आज एक मंत्री ने तुरंत कहा कि इसके पीछे मुस्लिम कट्टरपंथी हैं, जिनमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पहले कभी इतनी तत्परता नहीं होती थी, तो मुझे लगता है इतनी तत्परता पूरे देश में दिखाई जाए, कोई साथ में ना खड़ा हो हत्यारों के, तो निश्चित तौर पर इस कट्टरपंथी आतंकवाद पर रोक लग सकती है। सुरेंद्र जैन जी, आपने तो कहा कि एक मंत्री ने कहा, लेकिन हमने जो गृह मंत्री का बयान सुना, उन्होंने कहा अभी तो तफ्तीश चल रही है, अभी तो जांच चल रही है। उन्होंने हाँ, लेकिन जी बोलिए जी, लेकिन एक और मंत्री ने कहा कि इसके पीछे उन्हीं लोगों का हाथ है जो पहले से धमकी दे रहे थे, जिनके बारे में पहले रिपोर्ट की जाती थी बाकायदा। अभी आज ही मेरे पास एक हमारे स्टेट कन्वीनर का फोन आया, उसको धमकी मिली है मुंबई से, उसने बाकायदा नाम बताया है उस व्यक्ति का, आज उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उस व्यक्ति की हिम्मत देखिए, वो अपने इलाके का नाम बता रहा है और कह रहा है तेरा नाम मेरी हिट लिस्ट में है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अब निश्चित तौर पर यदि उसको कटघरे में नहीं डाला गया, उस पर रोक नहीं लगाई गई, तो उसकी हिम्मत बढ़ सकती है। मैं डरता हूं अदिति जी उस दिन से जब हिंदू युवक इस तरह की चीजों का जवाब देने की कोशिश करेगा। वो दिन नहीं आना चाहिए, हम सबको मिलकर इसका प्रयास करना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, केरल में कहा जाता है, ये आरोप लगते हैं बार बार कि बीजेपी और RSS कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जाता है। अब क्या आपको लग रहा है, ये आपने क्योंकि खुद 18 इस तरह के मर्डर्स का जिक्र किया, क्या आप कर्नाटक में भी ये एक तरीके का ट्रेंड बनता जा रहा है? ये ट्रेंड बनता जा रहा था, इसलिए टीपू सुल्तान की जब जयंती मनाने का विरोध विश्व हिंदू परिषद ने और वहां के समाज ने किया, तब 3 हत्याएं की थी। शांतिपूर्ण विरोध में बैठे हुए थे, लेकिन तुरंत आकर हत्या की और भाग गए। हत्यारे पकड़े नहीं गए।
तो इसलिए मैं समझता हूं ये ट्रेंड वहां बनता जा रहा था, वहां के समाज ने इसका विरोध करना शुरू किया था, लेकिन अब ये लगता है प्रशासन भी रोक लगाएगा। लेकिन सुरेंद्र जैन जी, आप ये भी कहते हैं कि वहां पर इसे बार बार धमकी मिली, फिर आप ये भी कहते हैं कि पुलिस की मिली भगत थी, और फिर आप ये भी कहते हैं कि अब ये इस पर रोक लगाई जा रही है। लेकिन आज हम जिस बहुत ही दुखद खबर पर इस वक्त डिस्कशन कर रहे हैं और जिस सिलसिले में आज हम और आप आमने सामने बात कर रहे हैं एक दूसरे से, सर सवाल वही है, किसी का तो फेलियर होगा। ये मर्डर, ये हत्या हुई जिसे लेकर बयानबाजी हो रही है, किसका फेलियर है? सिर्फ पुलिस का फेलियर है या जो पार्टी वहां पर शासन चला रही है उसकी भी जवाबदेही है? जो पार्टी चला रही है वो इस तरह के कदमों पर पूरा रोक लगा रही है। आपको ध्यान होगा अतिथि जी, इन्होंने ही धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून बनाया। उस कानून का किन लोगों ने विरोध किया सड़कों पर उतरकर? तो वो तो गंभीरता से इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, और मुझे लगता है वो प्रयास सफल होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम उनकी नीयत पर संदेह नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस पर गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं, ऐसा दिखाई भी देता है। फिक्स करना चाहेंगे फिर? उनकी नीयत पर आप शक न करें, लेकिन जवाबदेही उनकी है। वो तो निश्चित तौर पर होगी, निश्चित तौर पर, और इसीलिए उन्होंने कहा भी है कि हम हत्यारों को पकड़ेंगे। 2 लोग पकड़े भी जा चुके हैं। इतना पहले कभी जल्दी नहीं होता था। जब 2 लोगों की हत्या टीपू के कार्यक्रम के विरोध में हुई, वो हत्यारे तो आज तक नहीं पकड़े गए। 3 गिरफ्तार हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले गृह मंत्री द्वारा ये साफ किया गया कि 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। सुरेंद्र जैन जी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सुरेंद्र जैन जी ने जो एक बड़ी बात की, राजीव जेटली, पुलिस की मिली भगत हुआ करती है ऐसे कट्टरपंथियों के साथ, ऐसी कट्टरता के साथ, उस पर क्या जवाब है आपके पास? देखिए, पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस ने जिस तरीके से 3 लोगों को डिटेन किया, अभी आपने एक और अपडेट दे दिया कि तीसरा व्यक्ति भी पकड़ा गया है। और ये जो मनोबल बढ़ा हुआ होता था, उस मनोबल को तोड़ने का काम भी पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के अंदर तो किया है। मैं जिस प्रदेश से आता हूं उसे हरियाणा कहते हैं। आप विश्वास कीजिए, पुलिस की वक्त पे हत्या की गई केवल इस बात के लिए, क्योंकि जो गो तस्करी करते थे, जब पुलिस उनको रोकती थी उनको पत्थरों से मारा जाता था। कांग्रेस की सरकार होती थी, उनकी सुनवाई नहीं होती थी, और वो पुलिस वाले कहते थे कि सरकार ने इतनी छूट दे रखी कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। चोरियां की जाती, ट्रक लूट लिए जाते थे, कारें उठाकर ले जाते थे, और कोई सुनने वाला नहीं होता। राजीव जेटली, ये जो हत्या हुई, हर्षा की जो हत्या हुई, और ये अभी आपने सुना सुरेंद्र जैन को कहते हुए कि धमकियां मिली थी उसे पहले, किसी की तो जवाबदेही होगी यहाँ पर। 2015 हम मरने के बाद एक्शन को कहेंगे कि बहुत तेज रिएक्शन हुआ है, और इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपाएगा कोई जिसकी जवाबदेही हो, सर तो फिर सवाल उठेंगे। नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा हूं उन लोगों का जो ढोल छैने लेकर के बैठते हैं सड़कों के ऊपर, गाना गाते हैं और उसके बाद मोमबत्तियां लेके निकलते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूं उन लोगों का। देखिए, इस देश को आप इतनी छोटा, इतना स्पेसिफिक नहीं कर सकते हैं इस सब्जेक्ट को। राजीव जी, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसके ऊपर सुनिए, इसके ऊपर बड़े लेवल पे डिस्कशन चाहिए। देखिए, एक बहुत बड़ी विचारधारा है इसके पीछे, जो इनके पीछे खड़े हुए लोग होते हैं, विचारधारा पर जवाब विचारधारा वालों से लिया जाएगा। लेकिन मैं क्या कह रही हूं, सरकार, सत्ताधारी पार्टी, वो कैसे विक्टिम कार्ड खेल सकती है इसमें? सर बिल्कुल नहीं खेलेगी, किसी सूरत में नहीं खेलेगी। हो सकता है कि आप हमारे बयानों को यह भी कह दें कि ये सांप्रदायिक बयान है। किसी गृह मंत्री को इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए, मुख्यमंत्री को नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम किसी की रक्षा की बात कर रहे हैं, हम उसके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और अगर हम अधिकारों के लिए लड़ेंगे तो इसको भी मैनिपुलेट किया जाएगा। और दूसरी तरफ अगर एक चोर को भी भीड़ मारेगी, चोर को बोल रहा हूं मैं, कोट कर रहा हूं, चोर को भी भीड़ मारेगी तो उसे क्या नाम दिया जाएगा? अब हमने आपके ऊपर बहुत लंबी डिस्कशन करी है कि बहुत लंबे वक्त हमने इस बात को झेला है कि वो चोर को जो मारा गया उसको भी धार्मिक रंग दे दिया गया। और जहां पर एक व्यक्ति को मैंगलोर मुस्लिम, शिमोगा मुस्लिम, इस तरीके के पोस्टर बना के धमकियां दी जा रही थी केवल इस बात पे, क्योंकि वो एक हिंदू विचारधारा से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, क्योंकि वो एक युवा हिंदू विचारधारा से जुड़ा हुआ था, वो अपनी बात रखता था, जिसको अपनी बात रखने का, अरे मेरे देश में अधिकार नहीं होगा क्या? मेरे देश में अधिकार नहीं होगा? ये मेरे देश को वो देश बनाना चाहते हैं जहां पर लोगों के हाथ काट दिए जाते हैं। सुरक्षा प्रोवाइड करना ये प्रशासन की जिम्मेदारी थी राजीव जेटली, ये प्रशासन की जिम्मेदारी बिल्कुल ये पुलिस की जिम्मेदारी थी। वो फेल हुए हैं।
लेकिन आपने जो सवाल उठाए हैं, आपने जो सवाल उठाया सर, अब मैं जवाब लूंगी, सर, अब जवाब लीजिए। सैयद अब्बास, धर्म देखकर हंगामा होगा, धर्म देखकर प्रोटेस्ट होंगे, धर्म देखकर चुप्पी भी साध ली जाएगी। मैं आपके शो पे पहले भी ये बता चुका हूं, जो लोग धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, धर्म के नाम पे मारकाट करते हैं, उसकी कड़ी निंदा करता हूं। मैं समझता हूं कि ये बहुत बार जो ये हो रहा है, जो ये हर्षा जो कर्नाटक का युवा है, शिवमोगा का है, और मैं शिवमोगा जा चुका हूं अदिति जी, और मैं आपको बता सकता हूं कि ये बहुत ही अच्छा शहर है शिवमोगा, लेकिन ऐसी दुर्घटना होना ये बहुत दुख की बात है तमाम लोगों के लिए, कर्नाटक के लोगों के लिए। जो हत्या की गई है इस युवा की, ये इसकी मैं निंदा करता हूं, और मैं चाहता हूं कि शांति और अमन रहे, और जो भी लोग हैं इसके पीछे उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। नहीं, शांति और अमन रहे ये बात तो हर कोई कहता है, हर कोई कहता है, लेकिन वो आउटरेज दिखाई नहीं दे रहा। वो आउटरेज, वो गुस्सा, वो एक संविधान खतरे में नहीं, लोकतंत्र भी खतरे में नहीं। जी देखिए, आउटरेज, मैं समझता हूं कि आउटरेज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमारे साथ हमारा संविधान है, सेक्शन 144 इंपोज किया गया है शिवमोगा में, और मैं समझता हूं कि इसके बाद क्या हुआ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि बहुत सारे जो एरियाज हैं वहां पे पत्थरबाजी चली, वहां पे गाड़ियों को सिलगाया गया, उसके साथ साथ लाठीचार्ज हुआ। ये सब नहीं होना चाहिए। जो भी इसके पीछे हैं उनको सबसे सख्त और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए, और जो भी है जैसे तफ्तीश की बात की जा रही है, यही नाम कोई और होता, हर्षा की जगह कोई और नाम होता तो संविधान खतरे में होता ना सैयद अब्बास, लोकतंत्र खतरे में आ गया होता, बड़ा सवालिया निशान लग गया होता लोकतंत्र पर, भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था कटघरे में चली जाती। हर्षा की जगह या कोई भी हो, किसी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, देखिए इतने सालों से ये इतना बेहतरीन मुल्क है, जैसे अल्लामा इकबाल साहब ने कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बहुत बार हम देखते हैं कि एक साल चुनाव क्या कहेंगे जिन्होंने सियासत ही खड़ी की है मजहब पर, उनसे तो बात कीजिए। बड़ी बड़ी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें सब करते हैं, मेरे डिस्कशन में आकर बहुत बार करते हैं, लेकिन करते क्या है, जाके जनसभाओं में जलसों में कहते हैं ठाकुरों ने नेता चुना, दलितों ने नेता चुना, ओबीसी ने नेता चुना, मुसलमान नेता कब चुनेंगे। वो जाकर कहते हैं मैं तो दाढ़ी भी रखूंगा, मैं तो टोपी भी लगाऊंगा, मेरी बेटी हिजाब भी पहनेगी। अरे कोर्ट को कर लेने दीजिए फैसले ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। जो एक धर्म और जाति के नाम लेके ऐसी बातें कहते हैं, जो शेरवानी पहन के टोपी लगाकर ऐसी बात करते हैं, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये दोनों साइड से पोलराइज होता है। अगर हम सिर्फ मुसलमान करेंगे तो हिंदू साइड पोलराइज होगा, अगर हम सिर्फ हिंदू करेंगे तो मुसलमान साइड पोलराइज होगा। मैं समझता हूं जो भी लोग ऐसे भड़काऊ भाषण करते हैं उन पे रोक लगानी चाहिए, उन पे पाबंदी लगानी चाहिए। ठीक है, विजय अवस्थी। अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो डिबेट का पहला सेगमेंट था उसमें पूछा था, मैं सैयद अब्बास और मौलाना साहब से पूछूंगा कि 3 दिन पहले 4 दिन पहले जब से ये हिजाब का विवाद शुरू हुआ है, लगातार हिजाब के बारे में जो जिद पकड़ी जा रही है और यहाँ तक धमकी दी गई कि हमारे हिजाब के बारे में जो सवाल करेगा उसके हम हाथ काट देंगे। शायद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर थी वो, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, लेकिन वो सब जगह आया, सोशल मीडिया पे भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी था। इस तरीके की धमकियां लगातार दी गई। यहाँ बैठ करके भी मौलाना ने जिस तरीके से हिजाब का समर्थन किया और हिजाब का समर्थन उससे ऐसा लगा कि जैसे हिजाब पहनने पर बहने। मैं जी न्यूज़ के दर्शकों से पूछना चाहता हूं, आपने इतने सैकड़ों हजारों लाखों स्कूल देखे होंगे, उन लाखों स्कूल में आपने सभी बच्चों को एक सी यूनिफॉर्म में देखा होगा। क्या धर्म के आधार पर आज से पहले पिछले 47-48 वर्षों में, पिछले 70-75 में क्या कहीं ये विवाद हुआ कि स्कूल में मैं अपनी मर्जी का पहन के जाऊंगा? कितना भी अमीर हो उसको वही ड्रेस पहननी पड़ेगी, वही यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। गरीब हो तो भी उसको वही यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, उसको उसी डेस्क पे बैठना पड़ेगा, अगर ज़मीन पे बैठना है तो ज़मीन पे बैठना पड़ेगा, वैसे ही खेलना पड़ेगा। इसलिए ये विवाद सीधे सीधे। और अदिति जी, एक बात बड़ी साफ सी है, आज इन्होंने सबसे पहले कहते हैं जी जांच हो जाने दो, जुनैद हो, अखलाक हो, तबरेज़ हो, इसके तो ये तो तमाम एकदम, अभी लाश भी नहीं उठी होती थी तो ये कहते थे कि फला व्यक्ति ने मार दिया, हिंदू आतंकवादियों ने मार दिया, हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने मार दिया। आज आप कह रहे हैं कि जांच हो जाने दो असगर अली साहब। आज आप कह रहे हो कि पहले जांच हो जाए तब बताएंगे। खुलेआम धमकियां मिली उसको, खुलेआम धमकियां मिली, और न सिर्फ उसको मिली, पूरे देश में मिली, देश से बाहर से आ रही हैं धमकियां।
कि कैसे हिजाब पर, जबकि हिजाब का कोई मुद्दा नहीं है, आप जहां मर्जी पहन सकते हैं, सिर्फ जहां पर यूनिफॉर्म की जरूरत है सिर्फ वहां पर यूनिफॉर्म पहनने की बात। आप की सुरक्षा की आपको गारंटी देता है संविधान और वो पूरी तरह पालन हो रहा है। इस देश में 55,000 दंगे हुए, भागलपुर हुआ, मलियाना हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, लेटेस्ट 7 सालों से दंगा नहीं हुआ। अच्छा नहीं लग रहा है इन मुस्लिम नेताओं को, क्योंकि वो जो पंक्चर लगाने वाला बढ़ई और छोटा सा कारपेंटर और कबाड़ी का काम करने वाला है ना, वो आराम की शांति की जिंदगी जी रहा है। उसने कर्फ्यू में फाके नहीं किए, उसको ठंड में मुजफ्फरनगर में रात को पड़ा। इसलिए ये सब लोग जो है ना, इनको लगता है कि जब तक वो नहीं होगा तब तक मैं कैसे मुसलमानों के वोट लूंगा। ठीक है मौलाना कादरी, भड़काने की कोशिश की जा रही है लगातार, पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है लगातार। मैडम, जिसको आप भड़काऊ भाषण कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो हक की बात हो रही है, क्योंकि भड़काने वाली कोई बात नहीं है। जिस संविधान ने हमें इजाजत दी है, अगर वो चीज को रोकने की कोशिश की जाएगी तो फिर हमको भी अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। और आप अभी जो शेरवानी टोपी की बात कर रहे थे, वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो हकायक है उसको बयान कर रहे हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा, और जहां तक के हिजाब को हाथ लगाए तो हाथ काट देंगे ये लोग, ये संवैधानिक है? नहीं मैडम, ये तो बयान मेरी निगाहों से गुजरा नहीं है। अगर किसी ने दिया है तो ये कतई गलत है। ना कोई हिजाब को हाथ लगा सकता है, ना हमको किसी को हाथ काटने की जरूरत है। इस किस्म के बयान की मैं तायद कतई नहीं कर सकता। रहा सवाल कि शिमोगा में जो हत्या की गई है, उसकी सही माना में तहकीकात हो जाने दीजिए। और अब तक के पुलिस ने किन पर शक व शुबा किया है। नहीं मौलाना कादरी, यही सवाल पूछा था विजेश अवस्थी ने कि आज तफ्तीश होने दीजिए, तहकीकात होने दीजिए, नतीजे पर मत जाइए। लेकिन उन्होंने नाम गिनवाए, मैं उन नामों की लिस्ट में नहीं जाना चाहती। उन्होंने नाम गिनवाए, कहा पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया था किसने मारा और क्यों मारा। नहीं तो सुनिए मैडम, धमकी एक अलग चीज है, मर्डर एक अलग चीज है। धमकी जिसने दी उसी ने ही मर्डर किया, ये तो तहकीक बतलाएगी। लेकिन मैं आपके बात चैनल के माध्यम से एक बात बहुत ही क्लियर ये कहना चाहता हूं कि वहां पर जो PFI, SDPI ये जो तंजीमें हैं और इसके साथ में जो बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है, ये सारे तंजीमों पे बैन लगाने की जरूरत है। मैं कह रहा हूं आपसे कि PFI पर भी बैन लगाइए, SDPI पे बैन लगाइए, बजरंग दल पे बैन लगाइए, विश्व हिंदू परिषद पे बैन लगाइए, ताकि हमारे देश में सुख चैन कायम हो जाए, अमन और शांति कायम हो जाए। यही लोग हैं जो हमारे देश में सांप्रदायिकता फैला रहे, हमारे देश का सुख चैन खराब कर रहे हैं। अवनीश अवस्थी। अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है। मैं मौलाना साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूरे देश में आप एक वो जगह बता दीजिए जहां पर अगर मुस्लिम कम संख्या में हैं और हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां पर कभी कोई दंगा हुआ? नहीं हुआ ना। ये दंगा अलीगढ़ में क्यों होता है, मुजफ्फरनगर में क्यों होता है, भागलपुर में क्यों होता है, दिल्ली के जाफराबाद और गालकुआं में क्यों होता है, बल्ली मारान में क्यों होता है? मैं किसी संप्रदाय पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठा रहा हूं। जो उनके भड़काऊ नेता है ना, जो उनके भड़काऊ नेता हैं, वो भड़का करके अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। सच्चाई ये है, डराना चाहते हैं, इस्लाम खतरे में है ये कहना चाहते हैं। ये मौलाना साहब खतरे, शांति को खतरे में आप लाते हैं। मौलाना साहब, अगर एक सही सच्चा मुस्लिम नेतृत्व मिल जाए, APJ अबुल कलाम जैसे व्यक्ति को अगर मुसलमान अपना नायक मानना शुरू कर दें, लेकिन वो तो औरंगजेब को मानते हैं जिसने गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा, जिसने गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया, उसको अपना नायक मानते हैं। जब तक ये बदलाव नहीं होगा इस देश में शांति नहीं होगी। आप नायक अपने बदलिए, आप APJ अब्दुल कलाम को करिए, आप रसखान को करिए, आप रहीम को करिए। सांप्रदायिक नहीं है ये। आपको अपनी उपासना पद्धति नमाज अदा करने का पूरा हक है, इसमें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। सैयद अब्बास कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद राजीव जेटली प्लीज जल्दी और किसी तरह का स्वीपिंग जनरलाइजेशन नहीं होना चाहिए। विजेश अवस्थी जी, सब मुसलमान औरंगजेब में हीरो ढूंढते हो, ऐसा नहीं। मैंने कहा कि सामान्यता नहीं है ये। मैंने कहा कि सामान्य मुसलमान नहीं है। जनरलाइजेशन किसी तरह के नहीं है, बिल्कुल भी किसी तरह की स्वीपिंग जनरलाइजेशन नहीं। प्लीज सैयद अब्बास जल्दी से आपका पॉइंट, 30 सेकंड्स प्लीज। जी थैंक यू जी, बिल्कुल सही बात है आदिति जी आपकी, बिल्कुल भी जनरलाइजेशन नहीं होना चाहिए। मैं निंदा करता हूं उन लोगों की जो मुसलमान होते हुए औरंगजेब को अपना लीडर मानते हैं, उनकी भी निंदा करता हूं जो
हिंदुस्तानी होते हुए भी गॉडसे को लीडर मानते हैं। इन दोनों की मैं निंदा करता हूं। उन लोगों के बारे में क्या राय है जो कहते हैं कि हम आतंकियों को मदद करेंगे, उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है, उनको हम कानूनी मदद प्रोवाइड करेंगे? ये बिल्कुल गलत बात है। जिन्होंने ये बात कही कि हिजाब को हाथ लगाएगा तो हाथ काट देनी चाहिए, मैं समझता हूं हमारे तबके से, कौम से इनको बॉयकॉट कर देना चाहिए और इन लोगों के पे हेट स्पीच लगा देनी चाहिए यूएपीए के साथ। और मैं बता दूं कि भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनसे मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि भाई साहब, आप 7 साल से पावर में हो, आप क्यों नहीं बैन करते आप पीएफआई को, एसडीपीआई को? राजीव जेटली जी, देखिए, मुझे हैरानी होती है, हम आपके चैनल के ऊपर बहुत लंबे वक्त से डिबेट करते हुए आ रहे हैं। मुझे वो दिन याद है जब फ्रांस के अंदर कत्लेआम हुआ था या उससे पहले एक कार्टून बनाया गया था। यही देश था, इसकी सड़कों के ऊपर दाढ़ी वाले, गोल टोपी वाले, ऊंची सलवार वाले अपने दांत फाड़ते हुए बड़ी बड़ी आंखें दिखा रहे थे और आपके कैमरे उनको देख रहे थे। इतने गुस्से में देखा जा रहा था कि अगर उनका बस चलता तो इस देश के अंदर भी कत्लेआम मचा देते। और उस वक्त यही हमारे जितने भी आज सॉफ्ट रवैया दिखा कर बोलने वाले व्यक्ति हैं, हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, उस वक्त पे इनकी भाषा ये नहीं थी जो आज भाषा बोली जा रही है, जो आज शांति से बात की जा रही है। उस वक्त इनकी भी आंखें फटी हुई थी, उस वक्त इनके भी दांत निकले हुए थे, जबान बाहर निकल रही थी और हम लोग झेल रहे थे उस बात को। इस देश का कसूर नहीं था, लेकिन इस देश को भी खमियाजा उठाना पड़ा था उस बात का। तो आपको पहले ये समझना है, ये दोहरा रवैया नहीं अपनाया जाएगा। अगर आपके पास स्पष्टता है तो मेरे देश के अंदर किसी भी तरीके का उग्रवाद, अलगाववाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आपको हर वक्त बोलना पड़ेगा। केवल ये नहीं कि अगर एक हिंदू या बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या होती है तो आप सॉफ्ट हो जाए, लेकिन दूसरे देश के अंदर कहीं पर इस तरीके का कार्टून बनाया जाए या इस तरीके की हरकत हो जाए तो उसका खामियाजा, उसका गुस्सा हमारे देश में निकाले। ये दोहरा रवैया नहीं चलेगा। और आपको बहुत स्पष्टता के साथ एक बात बोलना चाहता हूं कि आज वो दिन आया है जो मुझे लगता है बॉलीवुड से भी बाहर निकलने चाहिए लोग, पत्रकार भी बाहर निकलने चाहिए। और जिन लोगों को इस देश में खतरा लगता था उन्हें बताना चाहिए खतरा किसको है, असल में किन लोगों को खतरा है और किस विचारधारा का खतरा है। अरे भाई, इतनी कम तादाद में अगर इतने हौसले बुलंद हैं तो आप सोचिए कहीं पर सत्ता अगर आपके हाथ में आ जाए तो किस तरीके के कत्लेआम यहाँ पर हो सकते हैं और सुनवाई किसी की नहीं होने वाली। ये उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, राजीव जेटली जी, आज जो सुरक्षित महसूस करती है उन प्रदेशों के। एक सेकंड राजीव जेटली जी, इतनी कम संख्या में सत्ता इनके हाथ में आ जाए, आपका क्या मतलब है सर? मैं एक बात बिल्कुल बताना चाहता हूं। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले जब हमने डिबेट शुरू करी थी, मैंने आपसे कहा था कि एक इलाका है हरियाणा के अंदर, उस इलाके के अंदर ये हिदायत दी गई थी सरकार के द्वारा, कांग्रेस सरकार के, इनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं करेगा, चाहे किसी पुलिस वाले की भी हत्या कर दें। और सबूत है मेरे पास इस बात के कि कितनी पुलिस वालों को पत्थर मारकर हत्या की गई थी। कम संख्या में ये आ जाए सत्ता में, क्या मतलब है? आपका नुकसान उठाना पड़ता है। नहीं राजीव जेटली, बताया मैंने आपको इस बात को। नहीं राजीव जेटली, कम संख्या में है, ये सत्ता में आ जाए, क्या मतलब है सर? मैं सवाल का मतलब, मैं डायरेक्ट सवाल आपसे पूछूं, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं आपको, अरे आप कितनी बार सुनेंगे अदिति जी, मैं तीसरी बार बोल रहा हूं इस बात को। हाँ, तीसरी बार बोलिए सर। कौन है ये लोग जो कम संख्या में है लेकिन अगर ये सत्ता में आ जाए, कौन है ये? जो भी गुंडा एलिमेंट है, जिन्हें गूंस कहा जाता है, जिन मुस्लिम गूंस ने हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या करी, वो केवल कर्नाटका के अंदर नहीं बैठे, वो उत्तर प्रदेश में भी बैठे, वो दूसरे हिस्सों में वो आपने गुंस का रिलीजन बता रहे सर? आप भी गुंस का रिलीजन बता रहे हैं? गुंस का रिलीजन गुंस ने खुद बताया। मैंगलोर तो सर एक्शन लेना आपकी जिम्मेदारी है, जो सत्ता में बैठा है उन गुंस के खिलाफ एक्शन लेना उसकी जिम्मेदारी है। उन जिनकी बात आप कर रहे हैं, अगर वो लॉ के रॉन्ग साइड है तो एक्शन लेना सत्ता की जिम्मेदारी है, सत्ता की जिम्मेदारी है। और इसीलिए आपको पावर में वोट किया गया है राजीव जेटली। आदित्य जी, उस एक्शन के बाद की रिएक्शन ही तो हम देखते हैं, जिसमें बड़े बड़े लोगों को इस देश में रहने में सुरक्षा महसूस होती है। वो रिएक्शन होगा इस एक्शन का। हम तो एक्शन लेते हैं, लेकिन उस एक्शन को क्या रूप दिया जाता है? लेकिन हर्षा के केस में सर, हर्षा के केस में जिम्मेदारी से भागा नहीं जा सकता। मौलाना अली कादरी, उन पर भी तो बात होगी, जो कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, जो जलसों में जाकर कहते हैं कि मैं तो दाढ़ी भी रखूंगा, टोपी भी रखूंगा, मेरी बेटी हिजाब भी पहनेगी। अरे किसने रोका है भाई? जो इंस्टीट्यूशन से जिनने रोका है वहां नहीं जा पाएंगे।
नियमों के दायरे में है। सुनिए ना, हम दाढ़ी भी रखेंगे, टोपी भी पहनेंगे, हमारी लड़कियां हिजाब भी करेगी, क्योंकि संविधान ने हमें इजाजत दी है, लेकिन किसी भी हत्या की हम तायद नहीं करेंगे। ये नहीं बात सर, आपको बड़ी ये कहना क्यों पड़ रहा है जब संविधान ने दिया ही है आपको? और इतने सर सुन लीजिए, जिस दिन से इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, जब आपको दिया है और ये आपके पास है, तो आपको कहना क्यों पड़ रहा है? आप सुना क्यों रहे हैं? अरे आप जुल्म की तरफ से आवाज उठाना पड़ रहा है, जो हमारे राइट्स खींच रहे हैं। क्या राइट खींच लिया आपका सर? कौन सा अधिकार छीन लिया आपसे? खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नहीं, कौन सा अधिकार छीना है आपका? अरे क्या हिजाब छीना ही जा रहा है? कहां पर छीना जा रहा है हिजाब? कहां पर छीना जा रहा है हिजाब? एज पर इस्लामिक लॉ, लड़की बालिग होने के बाद उसको हिजाब करना है, चाहे वो इंटर में हो, चाहे वो जो 5 पिलर है इस्लाम के, वो कहते हैं हिजाब है उसमें। हिजाब का जिक्र बताइए, हिजाब शब्द का जिक्र बताइएगा मुझे, कहां पर है कुरान में? हिजाब शब्द बताइएगा आप मुझे, हिजाब शब्द। और दूसरी बात आप मुझे बताइए, क्या मतलब? सर सुनिए, आप हिजाब को कहां बैन किया गया है? अवनी जी मैं दूंगी फ्लोर आपको। पहले तो ये गलत बयानी बंद कीजिए। मौलाना अली कादरी, ये विक्टिम कार्ड बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। वो सत्ता में बैठेंगे, उन्हें भी जवाब देना होगा और आपको भी ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करना होगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई तो देते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं करना चाहते आप। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें अपने मजहब पर जीने की इजाजत दी है। तो मजहब पर जीने की इजाजत आपसे छीन कौन रहा है? आप विक्टिम कार्ड किस चीज के लिए खेल रहे हैं? शैक्षणिक संस्थानों के अधिकार, सुनिए मेरी बात, आपको जो अधिकार दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, शैक्षणिक संस्थानों को भी अधिकार दिए हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने। और उसी कॉन्स्टिट्यूशन में यूसीसी का भी जिक्र है। मौलाना कादरी, उस पर भी तो आपकी राय होनी चाहिए ना। आपको संविधान ने अधिकार दिए हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र है उस कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉमन सिविल कोड की तो बात आएगी, बराबर आएगी, जब आप सबके साथ में बात करना पड़ेगा। खाली मुस्लिम पर्सनल नहीं आएगा, वहां पर मिजोस भी आएंगे, नागास भी आएंगे, सब आएंगे। अच्छा, अब आप कहां चले गए? अब आप कहां चले गए? आप अपनी बात कीजिए ना सर, आप तैयार हैं? सबकी कॉमन सिविल कोड में हम थोड़ी अकेले आएंगे, सब आएंगे, तब देखते हैं, ला सकते हैं, ला सकते हैं। भारतीय आएंगे, भारतीय आएंगे। अवनीजेश अवस्थी, अवनीजेश अवस्थी, बोलिए। अदिति जी, बड़ी साफ सी बात है। मैं मौलाना साहब आपको बता दूं, मौलाना साहब, आपने कभी किसी स्कूल में, चाहे वो किसी भी तरीके का, अगर यूनिफॉर्म है तो, और ये जितने लोग आज हिजाब की वहाँ पर महिलाएं जो समर्थन कर रही हैं या जिसके पक्ष में खड़ी हुई हैं या प्रदर्शन कर रही हैं, अदरवाइज वो चाहे कमांडो खेल रही हो या कोई और मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही हो, मॉल में हो, बाजार में हो, उनकी सब तरफ फोटो है, किसी ने मना नहीं किया। आप जहाँ चाहें वहाँ पहन सकते हैं, लेकिन जहाँ यूनिफॉर्म है, और वो यूनिफॉर्म में किसी के कारण इसलिए आपको हिजाब नहीं पहनने दिया जा रहा क्योंकि आपके धर्म में हिजाब है, इसलिए नहीं, सबके लिए बराबर है, समान है। और भारतवर्ष के नागरिकों को ये समझना चाहिए कि अगर इस तरीके हम स्कूल में हिजाब पहन के जाएंगे और बाहर बिना हिजाब के घूमेंगे, बाहर बिना हिजाब के घूमेंगे, और ये कहेंगे कि अगर स्कूल में हमें हिजाब नहीं पहनने दिया गया तो ये हमारे धार्मिक अधिकारों पर चोट है, ये नहीं चलेगा। मौलाना साहब, ये आपके लिए भी खतरा है, ये आपके लिए खतरा है, ये ठीक नहीं है। ये आप अपने जहां पर यूनिफॉर्म हो, पुलिस हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, वकील हो, जहां पर यूनिफॉर्म है वहां यूनिफॉर्म पहनिए, और अदरवाइज आप जहां पर मौलाना कादरी 20 सेकंड्स है, मुझे क्लोज करना है शो, प्लीज। वहां पर आप अपने हिजाब पहनिए। जी, अगर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके रूल्स हैं, फॉलो करने होंगे। मत जाइए उन इंस्टीट्यूशंस में जिनके रूल्स नहीं फॉलो करने। आजादी है इस देश में। आप हिजाब को क्यों परमिट किए स्कूल्स में? आज नहीं बांध रही है लड़कियां, बरस से हिजाब बांधकर स्कूल्स को जा रही है, लेकिन अब ये रूल बुक से चलेगा ये देश या सदियों से क्या होता आया उससे चलेगा? बस इतना बता दीजिए मुझे। संविधान से चलेगा, रूल बुक से चलेगा, चलेगा, और संविधान ने मुझे इजाजत दी है। उसी संविधान ने शैक्षणिक संस्थानों को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी दिए हैं, उनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए। हम जल्द लौट रहे हैं, आप रहिए हमारे साथ और देखते रहिए।